कह रहे हैं, जीना हमको कितना समझ में आया, कितना हम जी पा रहे हैं, क्या लगता है? बताएंगे कल का कैसा रहा, कल क्या क्या बात हुई? आप में से कोई माइक दे तो है ही, बताइए। मेरा नाम ममता बलदानिया है। हाँ। कल हमने ये समझा है कि अभी तक मानव जो भाग रहा था ना, वो क्षणिक सुख के लिए भाग रहा था। हाँ। उसने कभी, वो चाहता एक्चुअल में निरंतर सुख है। हाँ। पर उसकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं है। हाँ। ठीक है। और उसमें मानव है ना, वो शरीर और जीवन दो से बना है। पर अभी मानव शरीर की जो सुविधा है ना, उसी के लिए भागता है, जीवन के लिए तो कुछ भी क्रिया ही नहीं है। और अभी हम जीवन को क्रिया के रूप में देख रहे हैं। इतना समझ। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा सकते हैं सब लोग। देखिए, एक दिन में अगर हम इतना भी पकड़ पाते हैं ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल गुजर गए, और हमको अगर एक निष्कर्ष ऐसा समझ में आ जाता है कि हमारी सारी ऊर्जा, हमारी सारी कल्पना शक्ति, हमारी सारी शारीरिक जो श्रम है, वो उसी के लिए है कि हमको सुविधा मिल जाए, और वो हमने पा भी लिया। उसके लिए हमने रात दिन एक कर दिया, समय लगा दिया, वो हमको मिल गया। पर जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, उसमें हमको तृप्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसके लिए काम नहीं किया। मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? क्या लगता है, मिल सकती है? मिल सकती है, जोर से बोलो। हाँ, मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? माइक है ना आपके पास? कैसे मिल सकती है? बोलो बोलो, कैसे मिल सकती है? हैं? कैसे मिलेगी? जीवन को समझ ले दो। जीवन को समझने दो, समझने से हो जाएगा। नहीं वैसे। हाँ, मतलब समझने से और जीने से, वो बात ठीक है। पहले समझना पड़ेगा, फिर जीना पड़ेगा। तो पहला भाग है समझना, है ना? कोई भी चीज को अगर हमको करना है या जीना है, तो पहले हम उसको समझते हैं, फिर हम करते हैं, है ना? हमने कल देखा था कि समझ के करो। तो अभी तक हमने सारी बातें, जितनी भी सुविधाएं हैं, आविष्कार है, सब हमने बना लिया। आदमी को गर्मी लग रही थी, पंखा बना दिया, उसने एसी बना दिया, है ना? उसने तापमान को नियंत्रित कर लिया, सारी सुविधाएं हो गई। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले एसी जो है वो कुछ कुछ जगह देखने को मिलते, अब हर जगह देखने को मिलते, सामान्य हो गया वो। जब मोबाइल नया नया आया था तो कुछ लोगों के पास था, आज हर किसी के पास है, सामान्य होगी। तो जो सुविधाएं जिसकी हमने कल्पना की, जो हमको लगता था कि ये हमारे लिए आवश्यक है, शरीर के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, उस पे हमने ध्यान लगाया, उसको समझा और उसको बना दिया। यदि हमको ये समझ में आता है कि जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, जीवन को हम समझ सकते हैं, और अगर जीवन को समझ गए हम लोग, तो जीना तो होगा ही, है ना? जैसे हमको समझ में आ गया, हमने टेक्नोलॉजी को बना दिया, वैसे ही जीवन जिस दिन समझ में आ गया, हमारा जीना शुरू हो जाएगा। कुल मिला के समझने की बात है ना? तो सबसे पहले हमको ये तो स्पष्ट हो कि हमको समझना क्या है, हमको समझना क्यों है। यदि हमको समझना ही नहीं है, तो फिर क्या समझना, वो मुद्दा ही नहीं है ना। तो क्यों समझना है हमें? अभी आप लोगों में से कोई एक लोग बताएगा क्यों समझना है। बताइए, क्यों समझना है? ये सब चीजें हम बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमको क्यों समझना है? अच्छे जीवन के लिए, अच्छा मानव बनने के लिए, अच्छा मानव बनने के लिए समझना है, और अच्छा जिंदगी जीने के लिए समझना है। अच्छा जिंदगी जीने के लिए समझना है। हाँ। तो पर्पस तो क्लियर है, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छी जिंदगी जिए, हम अच्छा मानव बने, है ना? हम अच्छे से जिंदगी जिए, सभी लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? कि कोई ऐसा है कि नहीं नहीं खराब भी हम जीना चाहते हैं? कोई ऐसा है? अच्छा ही जीना चाहते हैं ना?
अब मुद्दा ये है कि हमारी चाहत के रूप में तो सभी में ये चाहत बनी हुई है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो कल नहीं थे आज आए हैं? हाथ उठाने से नहीं चलेगा, अपना नाम बताना पड़ेगा। बारी बारी नाम बता दीजिए जो लोग कल नहीं थे आज आए हैं। मेरा नाम मानसी है। हाँ मेरा नाम जाडेजा पायल। हाँ मेरा नाम यादव सुधा है। मेरा नाम प्रजापति ध्रुव है। मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम अमिन कृषा है। मेरा नाम वंश है। मेरा नाम विश्वराज है। मेरा नाम रविराज है। आप दोनों भाई हो क्या? दोस्त है। दोस्त है, चलो ठीक है। एक संबंध को पहचाना है ना, दोस्त बोला है तो। हाँ चालू कर लो, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम शाहदरुति है। शाद होती, ठीक। और आप अपना परिचय दे दीजिए, आराम से बताइए, माइक लेके बता दीजिए। नाम बता दीजिए, पहले परिचय शिविर किया तो वो बता दीजिए, और क्या लगता है, क्या समझ में आया, उतना शेयरिंग। इनका पहला शिविर है, आपका तो हो गया इसलिए। मेरा नाम किरण है। पहले शिविर हो चुका है, अभी पठन चल रहा है। अच्छा, और बस इतना ही है। और क्या समझ में आया उसमें, तो समझने की जरूरत है, इतना तो बहुत स्पष्ट है। और उसी की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया। आप? मेरा नाम भाग्येश है। मैं 2016 से मध्य दर्शन में पठन अध्ययन चल रहा है। अभी 2 दर्शन खत्म हुए हैं, एक वाद खत्म हुआ और एक समाज शास्त्र खत्म हुआ है। बढ़िया। तो कुल मिला के हम सबको कोई एक मुद्दे पे हम लोग आए हैं कि समझना जरूरी है ना। कल जो लोग नहीं थे आज नए आए हैं, तो कल हमने कुछ चर्चाएं ये की थी। सबसे पहले हमने ये बात की थी कि हम सबके गोल क्या है, हम सबका लक्ष्य क्या है ना, हम सबकी अपेक्षाएं क्या है। तो सभी की जो अपेक्षाएं हैं अलग अलग थी, सबकी अपेक्षाएं अलग अलग थी, तो सब उसके लिए कार्यक्रम बनाए थे। धीरे धीरे हमने ये देखा उसमें कि क्या ऐसी कोई वस्तु हो सकती है, ऐसा कोई लक्ष्य हो सकता है कि जो हम सभी का है। सभी का मैं बोल रहा हूं मतलब जो भारत में रह रहे हैं उनकी भी वही लक्ष्य है, जो अमेरिका में रह रहा है उसका भी वही लक्ष्य है, जो कहीं और रह रहा है उसका भी वही लक्ष्य है। इस धरती पे रहने वाले सभी मानव का एक ही लक्ष्य है। ऐसे कोई लक्ष्य को हम पहचान सकते हैं? जैसे निरंतर वाला, हाँ जोर से बोलिए, निरंतर सुख पाने का, है ना, निरंतर सुख पाने का लक्ष्य जो हम सब में एक है। देखिए होता क्या है, जैसे आपका कार्यक्रम कुछ अलग है, मेरा कार्यक्रम कुछ अलग है, यानी आपका लक्ष्य कुछ अलग है, मेरा लक्ष्य कुछ अलग है, तो हम दोनों एक लक्ष्य के लिए काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यदि मेरा लक्ष्य और आपका लक्ष्य भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, डिफरेंस है हम दोनों में, तो मैं मेरे लक्ष्य के लिए काम करूंगा, अब आप अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे, है ना। जैसे किसी का लक्ष्य, हमने कल बोला कि अभी हमको इंजीनियर बनना है, हमको ये एग्जाम में इतने मार्क्स लाने हैं, है ना। किसी को ये लक्ष्य है, किसी का लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो सभी का लक्ष्य जब भिन्न भिन्न है तो कार्यक्रम कैसे होंगे? एक होंगे, अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे, है ना। तो अलग अलग लक्ष्य के लिए अलग अलग कार्यक्रम। तो मानव का एक लक्ष्य होगा तो मानव का कार्यक्रम एक होगा या अलग होगा? अगर सभी मानव का एक ही लक्ष्य है तो कार्यक्रम अलग अलग होगा या एक होगा? एक होगा ना। जोर से बोलिए, सुबह सुबह क्यों इतना सुस्ती में है? एक होगा। हाँ, तो सभी मानव यदि एक लक्ष्य को पहचान लेते हैं और सभी में स्थिर हो जाता है कि यही मानव का लक्ष्य है, तब जाके क्या होगा? कार्यक्रम एक होगा ना। जैसे परिवार में सभी लोग पहचान लेके हम सबका एक लक्ष्य है, तो सब लोग एक कार्यक्रम के लिए काम करेंगे, नहीं तो सब अलग अलग दिशा में दौड़ते रहेंगे। अभी जब मानव
जब हम मानव कह रहे हैं यानी कि इस धरती पे जितने मानव है सभी मानव, जब तक हम कॉमन यानी एक लक्ष्य, हमारा समान लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य यही है, हम सब इसी के लिए हमारी चाहत है, कामना है, हम यही चाहते हैं, हमारी चाहत के रूप में हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। उसको पूरा करने के लिए तरीके हमारे अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, ऐसा हमने अभी पहचाना है। दूसरा, वो जो तरीके हैं वही हमारे लक्ष्य हो गए। जैसे हमने कल देखा कि हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि नहीं चाहता है कि उसमें कोई एक प्रश्न ना रहे, यानी पे जितने भी वो जीने में सुबह से लेकर शाम तक वो जो भी जी रहा है उसमें हर क्यों और कैसे का उत्तर उसके पास उपलब्ध हो। क्या चाहता है, उसके पास उत्तर उपलब्ध हो या वो हमेशा समस्या में कंफ्यूज स्टेट में रहे? उत्तर उपलब्ध हो। आपको विश्वास कब होता है? जब आपके पास उत्तर है या जब आपके पास उत्तर नहीं है? जब है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको हर चीज पता हो, है ना, यानी उसके पास हर प्रश्न के उत्तर हो। उसी को हमने नाम दिया समाधान। अच्छा, ये समाधान कितना चाहिए? 1 घंटा मिल जाएगा, चल जाएगा? निरंतर चाहिए? 24 घंटे चाहिए समाधान? सभी को चाहिए? तो ये हमारा कॉमन गोल हुआ, जिसको हम कह रहे हैं ये लक्ष्य हुआ, सभी मानव का एक लक्ष्य हुआ समाधान। हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा रिजॉल्व स्टेट में रहे, जिसको बोलते हैं समाधानित रहे। हमारे पास कोई समस्या का उत्तर ना हो, ऐसी स्थिति हम नहीं चाहते। जब जब ऐसी स्थिति आती है, जब हम समस्या में होते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता, है ना। ये चीज होती है कि नहीं होती है? जब कोई चीज का उत्तर नहीं होता है तब हमारे स्थिति जो होती है हमारे अंदर अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बुरा लगता है उसका। तो हम नहीं चाहते हमको बुरा लगे, हम चाहते ही हम अच्छा लगे, सब लोग चाहते हैं। तो वो जो है इस स्थिति को हम पाना चाहते हैं, इसीलिए ये हमारा कॉमन लक्ष्य हुआ कि इस धरती पे जितने भी मानव है सब लोग समाधानित होना चाहते हैं। यदि सब लोग चाहते हैं तो सब लोग मिलकर एक कार्यक्रम बनाएंगे कि अलग अलग बनाएंगे? एक कार्यक्रम बनाएंगे। सभी लोगों को समाधान चाहिए। वैसे ही सभी लोग कोई ना कोई परिवार में जी रहे हैं या अकेले अकेले जी रहे हैं? हर मानव जन्म से ही किसी परिवार से जुड़ा है ना। किसी भी परिवार में शरीर को चलाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, ये सब चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? या उसके बिना चल जाएगा? हमको खाना पीना, भोजन है, आवास है, घर है, आने जाने के लिए कुछ वाहन है, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना, ये सब चाहिए हमको, ये सभी को चाहिए। अभी उसमें नहीं जाते कि कितना चाहिए, है ना, वो सबका अलग अलग होगा, पर चाहिए तो सही ना सबको। मान लो किसी को 2 रोटी चाहिए, किसी को 5 रोटी चाहिए, किसी को गेहूं की चाहिए, ज्वार की चाहिए, उसमें विविधता हो सकती है, पर सबको भोजन चाहिए। इस धरती पे रहने वाले सभी मानव को भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सबको कुछ अपने शरीर को बनाए रखने के अर्थ में, उसको ताप से बचाने के लिए, है ना, बारिश से बचाने के लिए कोई एक व्यवस्था घर के रूप में चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको पहनने के लिए कपड़े लत्ते सब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सभी जो कॉमन है ना, इसको हम कह रहे हैं समृद्धि। ये कॉमन लक्ष्य है। ये मेरा आपका इस धरती पे रहने वाला, पहले भी हमारे जो दादा परदादा थे उनको भी ये चाहिए था, हमको भी ये चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी ये चाहिए। तो ये निरंतर लक्ष्य है ना, जितने भी मानव हो गए सबको ये चाहिए। तीसरा हम देख रहे हैं कि मानव जी रहा है तो किसके साथ जी रहा है? कुछ मानवों के साथ ही जी रहा है ना। कुछ लोगों के साथ ज्यादा समय बिता रहा है, कुछ लोगों के साथ कम समय बिता रहा है ना। तो जैसे हम अपने परिवार में कितना समय बिताते हैं, कितना समय बिताते हैं? मानव सबसे ज्यादा समय कहां बिताता है? किन लोगों के साथ बिताता है? परिवार के साथ ही बिताता है, उसके आगे फिर समाज के साथ बिताता है। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? उस समाज में जब हम जाएं तो हमको हमेशा डर बना रहे, या हम चाहते हैं कि हम निर्भय होकर, अभय होकर उसमें घूम पाए? यदि मैं यहाँ पे आया हूं और मेरी कुछ चीज यहाँ पे पीछे पड़ी है और मेरा ध्यान हमेशा है कि ये चीज यहां से चली जाएगी, तो मैं भय में रहूंगा या अभय में रहूंगा? मेरा ध्यान तो हमेशा वहीं रहेगा ना। हमने बाहर यहाँ पे हमारा जो भी वाहन है वो बाहर पार्क किया है। यदि समाज में भय फैला हुआ है तो आदमी का पूरा ध्यान वहीं पे रहेगा। हम क्या चाहते हैं कि हम अभय हो जाए, समाज में अभय स्थापित हो जाए, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? है ना, तो हम चाहते हैं कि अभय हो जाए।
तो ये भी जो है, ये धरती पे रहने वाले सभी मानव की ये नीड है या मेरे अकेले की नीड है? सभी ऐसा चाहते हैं। तो ये हम मान सकते हैं कि ये तीनों जो लक्ष्य हैं, समाधान, समृद्धि, अभय, इन तीनों को हम कह सकते हैं सभी मानव की आवश्यकता है। चौथा, हम मानव के साथ जी रहे हैं, हम परिवार में कुछ मानवों के साथ जी रहे हैं, संबंध पहचान के, उसी के साथ हम समाज में भी कुछ संबंधों को पहचाने हैं, संपर्कों को पहचाने हैं। आदमी जब भी जन्म लेता है तो प्रकृति से कोई संबंध होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसको हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हवा के साथ संबंध है कि नहीं है? पानी है, जमीन है ना? जो भी प्रकृति है, तो मानव प्रकृति से जुड़ा हुआ है या अलग है? जुड़ा हुआ है। तो यदि मानव प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है तो हम प्रकृति को कैसा चाहते हैं? वो बिगड़ी हुई रहे या संतुलित रहे, व्यवस्थित रहे? यदि मान लो प्रकृति में अभी इतना सारा गड़बड़ पैदा हो गया, जो अभी हो ही गया है ना, धरती जो है असंतुलित हो रही है, हम सबको दिखता है। इसमें मैं ऐसा कोई एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं, जो हमको आंख से दिखता है। हमारे साथ जो घटनाएं हो रही है, जैसे आपने 15-20 साल में देखा होगा, जैसे वातावरण और ऋतुएं होती थी, अभी ऋतुएं वैसी हो रही है, असंतुलित हो गई। बारिश कहीं पे भी गिर रही है, कितनी भी गिर रही है, कभी भी गिर रही है ना? गांव में जो लोग पहले होते थे बता देते थे कि इस महीने में बारिश होगी, इतनी बारिश होगी। बहुत सारा ऐसा काम था। अभी ऋतु ऐसे रही नहीं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति में जो संतुलन है, जिसको हमने कल एक नाम दिया था सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का अर्थ है साथ साथ है, सभी साथ साथ है। यदि हम सभी लोग साथ साथ हैं तो हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे या अकेले अकेले आगे बढ़ेंगे? समस्याएं हैं वो सबकी है या मेरे अकेले की है? यदि सभी की समस्याएं हैं तो सभी मिलकर सॉल्व करेंगे। मान लो अभी हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये प्रकृति वाले मुद्दे में किसी एक जगह हमने मान लिया कि हमने ठीक कर दिया, है ना? दिल्ली में हमने मान लो 100-200 एकड़ जमीन ले ली, हम वहां पे रह रहे हैं। हवा जो है वो तो दिल्ली की खराब हो गई, तो उसका प्रभाव हम पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो वो समस्या किसकी है? ग्लोबल है। हवामान जो खराब हो रहा है वो ग्लोबल समस्या है। जैसे अभी 2 साल पहले एक बीमारी आई, कोरोना। क्या हुआ? किसी एक जगह की समस्या थी? वैश्विक समस्या थी ना, ग्लोबल हो गई वो। तो जो भी ऋतुएं हैं, जो भी समस्याएं हो रही है प्रकृति में, वो ग्लोबल समस्या है। इसीलिए इसको ठीक करना ये मेरे अकेले का काम है या सभी का काम है? ये कॉमन है हमारा, प्रकृति में संतुलन बना रहे, ये हमका कॉमन लक्ष्य है या मेरे अकेले का लक्ष्य है? कॉमन है। तो हमने ये पहुंचा। अच्छा, ये आज बना रहेगा तो चलेगा, अगले दिन मतलब 100 साल के बाद बिगड़ गया तो चलेगा? या तो मैं तो 50 साल जीने वाला हूं, तब तक ठीक रहे, बाद में जो होना हो। तो ये निरंतर चाहिए। हमारे पहले भी जो भी लोग जिए हैं उनको भी ये चाहिए था, हमको भी चाहिए, आबाद में भी चाहिए। हमने 4 आधार जो लिखे थे कल, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, समझ में आए और जीने में आए, 4 आधारों पे हम इस प्रस्ताव को जांचेंगे। ये कुल मिला के प्रस्ताव है। प्रस्ताव किस लिए है? ये प्रस्ताव हमारे जीने के लिए है। जीना हम कैसा चाहते हैं? हम ऐसा जीना चाहते हैं। हम निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, हम समाधानित होकर जीना चाहते हैं, हम परिवार में समृद्धि चाहते हैं, हम समाज में अभय चाहते हैं, हम प्रकृति में सहअस्तित्व चाहते हैं। तो ये हम चाहते हैं। अब ये पूरा कैसे हो, उसके लिए प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव को आपको मानना नहीं है, ये कोई उपदेश नहीं है, घर जाके 5 बजे उठना है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है इसमें इतना ही है कि ये प्रस्ताव है सुखपूर्वक होके निरंतर सुखपूर्वक जीने का। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके निरंतर सुखपूर्वक जीने का, ये सभी मानव के सुखपूर्वक जीने का प्रस्ताव है। इस धरती पे रहने वाले प्रत्येक मानव यदि सुखपूर्वक जीना चाहता है, हर स्तर पर अपने में समाधानित होकर जीना चाहता है, परिवार में वो तालमेल पूर्वक समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, समाज में अभय पूर्वक जीना चाहता है और प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक सहअस्तित्व पूर्वक जीना चाहता है। ये पूरा कैसे हो, इसके लिए प्रस्ताव है। इसको आपको जांचना है। जांचेंगे कैसे? कैसे जांचेंगे? यहां लिखा है इसलिए सही है, मैंने बोल दिया इसलिए सही है। जांचने का आधार क्या होगा? 4 आधार की हमने कल बात की थी कि कोई भी इसमें जो बात कही जा रही है उसको जांचने के 4 ही आधार है। एक तो जो बात कही जा रही है वो सार्वभौमिक है,
इसका अर्थ है कि इस भूमि पे रहने वाले, इस धरती पे रहने वाले प्रत्येक मानव को इसकी जरूरत है कि नहीं, इसकी आवश्यकता है कि नहीं। प्रत्येक मानव ऐसा चाहता है, प्रत्येक मानव ऐसा ही सोचता है। प्रत्येक मानव में समानता हम ढूंढ रहे हैं। कल हमने बात की थी तो ये बात निकल के कि यूनिक है, तो यूनिक किस रूप में है वो भी हमने कल बात की, पर समान किस रूप में है। मुझ में और आप में भिन्नताएं हैं हमारे रूप को लेके, शरीर को लेके, पर कुछ चीजें हैं जो आप में भी है और मुझ में भी है, जो आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं और हर एक मानव चाहता है। तो हम समानता को ढूंढ रहे हैं। ये चारों चीजें समान है कि नहीं है लक्ष्य के रूप में? सभी मानव में समानता है इस लक्ष्य के रूप में। अब कम से कम हम जितने बैठे हैं अभी इतने लोग, उसमें क्या लगता है ये चारों चीजें हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो वैसे हर एक मानव को धरती पे ये चाहिए। तो वो जो ये जो प्रस्ताव है, इसको जांचने का चार जो हमने बातें की थी, एक हमने बात की थी ये प्रस्ताव जो है वो सार्वभौमिक है कि नहीं है। जो भी बात बताई जा रही है वो सभी मानव के लिए ठीक है, सार्वकालिक है, आज के लिए, कल के लिए, आने वाले कल के लिए। ये बात ऐसी ही रहेगी या बदल जाएगी? 100 साल के बाद जो आदमी रहेगा उसका लक्ष्य इसमें से बदलेगा या कुछ यही रहेगा? यही रहेगा। उसको समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, इन बातों को हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। कल हमने जीवन और शरीर की बात की। आपको लगता है कभी ऐसा सोचा था? या आपके अंदर ही चल रहा है ना? नया तो कुछ मैंने नहीं बताया, आपके अंदर चल ही रहा था, आपका ध्यान चला गया। तो जो चीजें वास्तविकता हमारे आसपास है हम उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा था कि समझ नहीं सकते, अब पता चला कि समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं, है ना? तो ये कसौटी पे इसको जांचना है। जो भी बातें बोल रही है उसको हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको जी सकते हैं, मेरे जीने में आ सके। तो इस आधार पे हम इस प्रस्ताव को जांचेंगे। ये हमने बात की थी। इन चारों लक्ष्य को हमने ऐसे भी पहचाना था कि चारों लक्ष्य हर स्तर पे व्यवस्था है ना? कैसे पहचाना था? स्वयं में व्यवस्था किस रूप में होगी? स्वयं में व्यवस्था किस रूप में पहचाना हमने? बताएगा कोई? स्वयं में विश्वास, ठीक बात है। स्वयं में विश्वास है, एक भाग वो हो गया। पर स्वयं में व्यवस्था के रूप में आपने क्या पहचाना था? कि मतलब स्वयं में व्यवस्था के रूप में इन चारों में से क्या पहचाना था? स्वयं में जो व्यवस्था है वो कहां पे आएगी इन चार में से? जैसे परिवार में व्यवस्था कहां आएगी, उस रूप में मैं बात कर रहा हूं। ये मानव लक्ष्य हो गया, और मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमको उस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ये तो हमारी चाहना हो गई। ये जो हमने लिखा लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ ये कि हम इसको चाहते हैं, है ना? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ये क्या है? लक्ष्य है। अभी हम उसको पाए नहीं है। ये हमारी चाहना है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हमने लक्ष्य को स्थिर किया। हम सब जहां पहुंचना चाहते हैं, हम लोग ये प्रस्ताव की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहां पहुंचना है। यदि हम सब एक हो जाते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि हमको यहां पहुंचना है, तो हम इसकी बात करेंगे। यदि हम सबकी ये निर्णय पूर्वक हम में ये स्थिर होता है कि हमको यहां पहुंचना है, तब तो हम इसको समझेंगे। तो पहला कदम हमने ये उठाया कि हमको यहां पहुंचना है। अब आगे दूसरा कदम उठाते हैं। अब पहुंचना तो है, पर है क्या, इसको समझेंगे तभी पहुंचेंगे ना। कहीं पे भी पहुंचना है तो हमको उसको समझना पड़ेगा कि क्या है व्यवस्था। तो 4 स्तर पर व्यवस्था है। स्वयं में व्यवस्था है, परिवार में व्यवस्था है, समाज में व्यवस्था है और प्रकृति में व्यवस्था है। जब मैं ये कह रहा हूं व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था की कैसी पृष्ठभूमि है, वो व्यवस्था कैसी है, उसको हम जानेंगे बारी बारी। तो कल हमने सबसे पहले जो स्वयं है, यानी जिसको हम कह रहे व्यक्ति या मानव, मानव को हमने पहचाना कि मानव में व्यवस्था किस रूप में है। यदि मानव में व्यवस्था किस रूप में है, इसको जानना है, तो मानव को जानना पड़ेगा या नहीं जानना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। अब कल हमने जो ये जानने की बात की थी ना, ये चारों जो आधार थे प्रस्ताव, जिसको हम कह रहे हैं जांचना। एक और शब्द है जानना और मानना। जानना जब हम कह रहे हैं, तो हम जानने की वस्तु वही है जो निरंतर है, जो चीजें निरंतर है, जो हमेशा ऐसी ही रहेगी, जो बदलेगी नहीं। जैसे एक उदाहरण दिया था, पानी जो है ढाल की ओर बहता है, ये बदलेगा?
कहीं पे हम भाषा के रूप में उसको इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे, पानी ढाल की ओर बहता है, पानी ढालनी और बहे। वस्तु तो ये जरा ना, वस्तु वही रहेगी, हम भाषा बदल के बोल रहे हैं उसको। तो भाषाओं में बदलाव हो सकता है। भाषाएं इस धरती पे 200-300 प्रकार की भाषाएं हो सकती है, पर निरंतर क्या रहता है? जो पानी का जो ढाल की ओर बहना है वो निरंतर रहता है। तो वो जानने की वस्तु है। जो भी निरंतर चीजें हैं ये सभी जानने की वस्तु है। जो परिवर्तनशील है, जो बदलती रहती है, वो सब पहचानने और निर्वाह करने की वस्तुएं हैं। जैसे मैंने जानना मानना कहा, वैसे दो और शब्द हैं, पहचानना, निर्वाह करना। जैसे हम लोग कोई भी वनस्पति को देखते हैं, कोई भी पेड़ पौधों को देखते हैं ना, हमने देखा हरा रंग का पत्ता है, हमने तोड़ा, उसको खाया, हमको लगा ये तो कड़वा है, फेंक दिया। इसको हम क्या कहेंगे? घटना के रूप में क्या हुआ? हमने किसी पेड़ को देखा, उसमें कोई हरा रंग का पत्ता था, उसको हमने तोड़ा, हमने खाया, कड़वा लगा, हमने थूक दिया। क्या हुआ? बताएगा कोई? हमको अच्छा नहीं लगा इसलिए हमने फेंक दिया। उसी घटना को देखते हैं तो हमने कोई एक पेड़ को देखा, उसको पहचाना, है ना, उसको पहचाना, पहचान के लगा कि ये तो कड़वा है, जो भी टेस्ट हमको लगा उसको हमने फेंक दिया। उसके साथ कुछ निर्वाह किया, या तो उसको खा गए, इसको फेंक दिया। तो ये जो पहचानना, निर्वाह करना है, दूसरी बार कभी हमने वो खाया, हमको अच्छा लगा, हम उसको, या हम बीमार हो गए, किसी ने बोला कड़वा खाना चाहिए, हमने उसी पत्ते को चबाया और उसका रस हम निगल गए। तो ये बदला कि नहीं बदला? एक ही पेड़ है, एक ही पत्ता है, दो घटनाएं बता रहा हूं। एक बार हमने खाया, थूक दिया, कड़वा लगा। किसी ने बोला अभी आप बीमार हो, कड़वा रस आपके लिए ठीक है, इस पेड़ के पत्ते खाओ। उसी पेड़ के पत्ते तोड़ के हम चबाए, उसका रस भी पी लिए। तो पहचानना, निर्वाणा बदल गया हमारा। अब वो पेड़ किसका था? नीम का। नीम का क्या गुण है? कड़वा लगता है, ये उसका गुण है ना। नीम का और एक आगे हम जब देखेंगे स्वभाव है, धर्म है ना, नीम में निमत्व होता है। तो नीम का जो स्वभाव धर्म है, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो बदलेगी नहीं। जैसे नीम यहां पे होगा या कहीं पे होगा, उसका एक ही रहेगा ना गुण, कड़वा रहेगा। एक मीठा नीम भी हो जाएगा ऐसे अचानक से, उसका स्वभाव वो नहीं छोड़ता, उसका आचरण नीम का जो है वो वही रहेगा। तो जो निरंतर चीजें हैं, जिसको हम कहते हैं परिवर्तनशील नहीं है, जो बदलेगी नहीं, कांस्टेंट वही रहेगी, वो सारी चीजें जो जहां पे हो रही है उसको हम कह रहे हैं जानना। जीवन में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये चारों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चारों चीजें हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम जान भी रहे हैं, उसको मान भी रहे हैं, उसको पहचानते भी है और फिर निर्वाह करते हैं। उसमें से एक भाग जो है पहचानना और निर्वाह करना, ये परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, ये स्थिर है जानना। इसीलिए हम यहां पे ऐसी वस्तुओं की बात कर रहे हैं जो निरंतर है, जो हमेशा बनी रहेगी। जैसे मानव लक्ष्य है जो हमेशा बना रहेगा, है ना। और उसको पूरा करने के लिए प्रस्ताव है जिसको जांचना है इन आधारों पे। और जानने की जो वस्तु है उसके लिए हमने सभी व्यवस्था की बात की। यदि ये हमारा लक्ष्य है, इसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो पहले हम इसकी व्यवस्था को समझेंगे कि मैं क्या हूं, है ना, स्वयं में या मानव में। मानव है क्या? तो जब हम मानव की बात करने गए तो हमने ये जाना, मानव जो है वो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। इसको हमने कैसे पहचाना? जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, उसको हमने कैसे पहचाना? तो हमने ऐसे पहचाना था उसको, है ना। ये जो बातें की थी, क्या बातें की थी क्रिया के रूप में? कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे अंदर चलती रहती है, जिसपे हमको कोई निर्णय नहीं है, जिसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसको हम जानबूझ के नहीं करते। जैसे खून बह रहा है कि हम बहा रहे हैं, चल रहा है या हम चला रहे हैं,
चल रहा है, अपने आप चल रहा है, हमारा कोई वो नहीं। हम निर्णय पूर्वक उसको काट के बाहर निकाल सकते हैं, वो हमारा निर्णय है, पर जो चल रहा है उसमें ऐसा नहीं। पाचन हो रहा है या हम कर रहे हैं? पाचन हो रहा है। यदि वो ठीक नहीं हो रहा है तो हम प्रयास करेंगे कैसे ठीक हो जाए, है ना, वो हमारा निर्णय है। तो कोई एक भाग है हम में, मानव में, जो कोई एक भाग है जो निर्णय करता है, जो जिम्मेदारी भी लेता है। जैसे हम बोलते हैं मैं बोल रहा हूं, अब शरीर बोल रहा है या कोई और बोल रहा है, या निर्णय किसने दिया कि मैं, मुझे यही बोलना है। तो ये मैं कुछ है जो शरीर से कुछ अलग है। प्राइमरीली हमने ये चीज देखी। दूसरा हमने ये भी देखा कि जो भी क्रियाएं हैं शरीर की, है ना, वो कुछ एक समय के लिए है या हमेशा बने, भूख हमेशा लगती है या कुछ एक समय के लगती है। और जो निर्णय वाली प्रक्रिया जिसको हमने कहा कि जो शरीर में जो हो रहा है, निर्णय हो रहे हैं, विचार हो रहा है, ये हमेशा होता रहता है, कुछ एक समय के लिए होता है, हमेशा होता रहता है, निरंतर है। तो शरीर में चलने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो सामयिक है, कुछ कुछ समय पे चलती है। यहां पे जो क्रियाएं हो रही है वो निरंतर है। दो अलग अलग भाग को हमने देखा, कुछ है जो कुछ एक समय के लिए है, ये है जो निरंतर है। दूसरा हमने ये भी देखा था कि इसको कितना भी हम लोग प्रयोग करें, विचार को कितना भी प्रयोग कर लो, कितना भी उसको विचार कर लो, खत्म ही नहीं होता। होता है क्या खत्म? इसीलिए उसको एक नाम दिया कि अक्षय है, इसका क्षय नहीं होता। शरीर की जो क्रियाएं हैं इसका क्षय होता है, यह अक्षय है। इसके लिए जो भी चाहिए शरीर को, वो सुविधा चाहिए। शरीर को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। जीवन को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, या जीवन की आवश्यकता क्या है, जीवन को क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, है ना, सारे भाव चाहिए, तृप्ति चाहिए। तो ये जीवन की आवश्यकता है। तो हम ये पहचान पाए कि कोई एक हमारे अंदर वास्तविकता है जिसको हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि जो है शरीर है, इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, जीवन जो है उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं। और दोनों की आवश्यकताओं को यदि हम ठीक ठीक पहचान लेते हैं तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे शरीर की आवश्यकताओं को हमने पहचान तो उसको पूरा किया, है ना। जीवन की आवश्यकताओं यदि हम पहचान लेते हैं, उसको कैसा पूरा कर सकते हैं, यदि हमको समझ में आता है, उसको हम पूरा कर लेंगे, उतना ही बात है। तो इस पे अभी तक बात नहीं हुई है, इस पे अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया है, इसीलिए इसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई है। जिस दिन इस पे ध्यान चला गया, इसकी बातें समझ में आ गई, इसकी आवश्यकता कैसे पूरी होती है, हम इसकी आवश्यकता को पूरी कर ले जाएंगे। ये विश्वास हम में बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? लगता है कि नहीं लगता है हो पाएगा? तो जैसे हम शिक्षा पूर्वक इसको समझ सकते हैं, मेडिकल साइंस में हमने ये सब पहचान लिया, लीवर होता है, ये होता है, वो होता है ना, और हमने इसको पूरा कर लिया। यदि इसका भी हमको ऑब्जेक्टिवली हम जीवन को समझ पाते हैं तो हम जीवन की आवश्यकता भी पूरी कर सकते हैं। और हम 3 दिन में इतना ही प्रयास करते हैं कि हम उसको देख पाए। और ये इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं कहीं लिखा है, ये अपने आप अपने अंदर आप देख पाते हो क्रिया के रूप में। तो क्रिया के रूप में हम जीवन को जब समझने गए तो हमने ये देखा कि जानबूझकर कुछ क्रियाएं हो रही हैं, निर्णय पूर्वक हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी कोई ले रहा है। उस वस्तु को हमने मैं कहा, जीवन कहा। और उस जीवन की आवश्यकता है सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये सब जीवन की आवश्यकता है। खाना पीना, है ना, है। उसको पहचानने के लिए हमने शुरुआत की थी कि हम सबसे पहले व्यवस्था का जो सबसे पहला पायदान है, फर्स्ट स्टेप ऑफ व्यवस्था, जिसको हम कह रहे हैं कि मानव। सबसे ज्यादा अव्यवस्थित अभी कौन दिख रहा है? गाय अव्यवस्थित है या मानव है? गाय अव्यवस्थित है, मानव? गाय आज से 100 साल पहले जो कर रही थी वही कर रही है, या गाय व्यवस्थित है ना, मानव अव्यवस्थित हुआ है। पेड़ जो है वो पहले ऐसे ही थे या कुछ अलग करने लगे? अभी जामुन का पेड़ है जो आम देने लगे, ऐसा कुछ हो गया है क्या? व्यवस्थित है ना, निश्चित है। गड़बड़ कहां हुई? तो व्यवस्थित किसको होना है? इसीलिए मानव को समझना है। यदि अव्यवस्थित हम मानव हुए हैं तो मानव को ही व्यवस्थित होना है। मानव को तभी हम जब हम समझ पाएंगे तभी व्यवस्थित रूप में हम उसको निर्वाह कर पाएंगे। अभी भी हमारी सबसे ज्यादा पीड़ा कहां पे है? सबसे ज्यादा पीड़ा हमारी किसके साथ है? हम व्यवहार में हमारी सारी पीड़ाएं हैं। हम जिनके साथ जी रहे हैं, जिनके साथ हमारा निर्वाह हो रहा है ना,
हमको गाय ठीक से रोड पे चल रही है उससे ज्यादा परेशानी है, या जिसके साथ हम जी रहे हैं वो ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा उसकी पीड़ा ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो पीड़ा है वो मानव से ही है। और हम अभी भी कल जो अभी भी चर्चा हुई उसमें सबसे पहला ध्यान किसके गया? मैं तो समझना चाहता हूं, दूसरा नहीं समझना चाहता, इसलिए हम चाहते पहले वो समझ जाए। धरती पे हर मानव चाहता है कि दूसरा मानव समझ जाए, हम समझ जाए। ऐसा कितने लोग चाहते हैं कि मैं समझ जाऊं, है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि पहले ये समझ में आए कि पहले मैं तो समझ जाऊं, पहले मैं समझ जाऊं कि मैं क्या हूं। यदि मैं खुद को समझ गया तो सभी को समझ सकता हूं। हम यहां यही ढूंढ रहे हैं कि सभी मानव में समान क्या है, सभी मानव में समान क्या है। अलग अलग जो है उसको तो हम पहचान ही सकते हैं। सबका शरीर है एक जैसा है कि अलग अलग है? स्ट्रक्चर एक जैसा है, नाक है, आंख है, उसमें भी भिन्नताएं हो सकती है ना? किसी को 4 की जगह 5 उंगली हो सकती है, उसमें भी हम समानता नहीं ढूंढ सकते, है ना? तो ये है। तो शरीर का स्ट्रक्चर या जिसको हम बोलेंगे अंग है वो तो सब में है, पर किसी भी की एक किडनी बचपन से ही नहीं होती, तो उसमें भी भिन्नताएं हैं। तो भिन्नताएं जो है वो वहां पे है शरीर में, सब एक जैसे नहीं दिखते। इवन दो जुड़वा जो होते हैं उसमें भी कुछ भिन्नताएं होती है ना? तो समानता कहां पे है? शरीर में है। तो शरीर कभी भी समानता का आधार बन सकता है क्या? जो चीज समान नहीं है उसमें हम समानता ढूंढ सकते हैं क्या? अभी समानता कहां पे है? जीवन रूप ने जब हमने बात की तो हमको पता चलता है सभी में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पे जो है वो अलग अलग है, यहां पे तो सब में एक है ना? सब विचार कर सकते कि नहीं कर सकते? 24 घंटे करते हैं, चल ही रहा है ना? तो जीवन रूप में जो है वो मानव में समानता है। यदि जीवन रूप में मानव में समानता है तो हम जीवन को समझ सकते हैं, तो सभी जीवन ऐसा ही है ना? उसको समझ सकते हैं। इसीलिए फिर हमने मानव की जो परिभाषा कल देखी थी कि 2 भाग है मानव की परिभाषा में। एक भाग है मनाकार को साकार करना, जितनी भी मन में इच्छाएं आती है, जितने भी उसने सोचा आकार लिए वो सबको पूरा किया। दूसरा भाग है मनस्वस्थता, यानी कि जीवन जो है जिसको हम जीवन कह रहे हैं उसमें निर्विरोधिता हो जाना, उसमें कोई विरोध नहीं रहना, स्वीकृति हो जाना। तो ये भाग जो है मनस्वस्थता वो छूटा हुआ है, वो नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, उसके लिए कोई शिक्षा नहीं है। हमको ये शिक्षा मिली है हम बढ़िया से बढ़िया पुल बना लेंगे, बढ़िया से बढ़िया इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजी के जितने भी आयाम होते हैं उसमें हमने सब प्रगति कर ली। हमने ऐसे यान बना दिए जो यहां से चांद पर जा सके, उसकी शिक्षा मिली इसलिए हमने कर दिया। इसकी शिक्षा नहीं मिली इसलिए वो रह गया। तो कल हमने ये भी बात की कि इसकी शिक्षा आवश्यक है, अनिवार्य है हम सभी के लिए। हम जो भी आयु में हमको ये लगता है कि हमको उसकी शिक्षा मिलनी चाहिए और उस शिक्षा को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए। तो उस शिक्षा के लिए पहले जब हमने कंटेंट शुरू किया तो हमने ये बात की कि जीवन को जब हम समझने गए कि जीवन में 10 क्रियाएं हैं, जीवन में 10 क्रिया है और हमने जीवन को क्रिया रूप में ही पहचाना। हमें क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है। हम विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? शरीर जो है वो जीवन को चलाता है या जीवन शरीर को चलाता है? दोनों का प्रभाव को हमने देखा था। जैसे शरीर का जो संकेत है भूख लगना, अब उसको खिलाना है कि नहीं खिलाना, निर्णय कौन करेगा? शरीर को भूख लगी है, संकेत आ रहे हैं, उसको खिलाना है कि नहीं खिलाना है, क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, कब खिलाना है, कौन निर्णय करेगा? जीवन। तो जीवन जो है वो शरीर को चलाता है ना? वैसे ही जीवन का प्रभाव शरीर पे आएगा कि नहीं आएगा? हमारे सामने बढ़िया से बढ़िया हमारा जो प्रिय भोजन है वो रखा गया है, पर हमारा किसी से झगड़ा हो गया और हम बोलते हैं हमारा खाने का मन नहीं। शरीर को भूख भी लगी है, बहुत अच्छे से भूख लगी, हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो शरीर की आवश्यकता भी है फिर भी जीवन नहीं कर रहा, तो जीवन भी कोई निर्णय करता है। तो हमको यह समझ में आता है कि जीवन करके कोई एक एंटिटी है जो शरीर को चला रही, जो निर्णय कर रही है। और जीवन को जब समझने गए
तो इसी क्रिया के रूप में कोई एक क्रिया हो रही है जो विचार कर रही है, जिसमें आशा हो रही है, जिसमें इच्छाएं हो रही हैं, उस क्रिया को हमने जीवन क्रिया कहा। और उसके 10 अलग अलग क्रिया को हमने पहचानने की शुरुआत कल की थी, जिसमें से हमने 5 क्रियाओं पे बात की थी, है ना। 5 जीवन क्रियाओं पे हमने बात की थी। हमने ये बात की थी कि हमें निरंतर स्वाद लेने की क्रिया बनी हुई है। हमें कोई एक क्रिया जो है हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं स्वाद लेना, आस्वादन, वो हो रही कि नहीं हो रही? हम स्वाद ले ही रहे हैं, है ना। खाने पीने का, सुनने का, मूल्यों का कल हमने देखा। उसके साथ एक भी लक्ष्य का भी एक आस्वादन है। 3 प्रकार से हमने देखा था आस्वादन। तो जो भी आस्वादन हो रहा है वो चयन पूर्वक हो रहा है। हम चयन करते हैं कि हमको करना है कि नहीं करना है, और हम आस्वादन करते हैं। ये हमें होता है कि नहीं होता है? हम अपने अंदर इसको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? ये क्रिया हो रही कि नहीं हो रही? हो रही। 5 प्रकार की हमने देखा था, 5 जो हमारी इंद्रियां है ना, उससे हमको रुचि मूलक आस्वादन होता है। शब्दों का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, 5 का। वैसे ही मूल्यों का आस्वादन होता है। जो भी हमारे 5 आस्वादन ये हैं इंद्रियों के, वो कितना समय तक रहते हैं? हमने कुछ खा लिया, वो आस्वादन, वो स्वाद कितने समय तक रहेगा? क्षणिक, कुछ समय तक रहेगा, उसको कहते हैं क्षणिक। मूल्यों का जो आस्वादन है, हमने किसके साथ अच्छा समय बिताया, किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, वो हमको कब तक याद रहता है? लंबे समय तक। हम 5 साल 10 साल के बाद भी याद करते हैं, हमको अच्छा लगता है, यार वो व्यक्ति अच्छा था। व्यक्ति अच्छा था मतलब उसने अच्छा व्यवहार किया था हमसे, और वो आज भी सोच के हमारे अंदर क्या भाव आता है, उसका स्वाद हम ले पाते, उसका आस्वादन होता है। तो मूल्य को जो आस्वादन है वो इंद्रिय सुख से या इंद्रियों के आस्वादन से दीर्घ है, उससे ज्यादा है, लंबा है। दोनों ही है। बिल्कुल। वही स्वाद, वही जो स्वाद है, हमको कुछ कड़वा लगा ना, 2-3 दिन के बाद वो याद नहीं होगा, पर किसी ने हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, वो हमको जिंदगी भर भी याद रहता है। तो जो मूल्यों वाला जो सुख या दुख है, उसकी जो अवधि है वो लंबी है, दीर्घ है ना, वो बना रहता है हमारे साथ। यहां तक कि हम बात भी नहीं करते, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो गड़बड़ वहां पे ही है, उसको ठीक करना है। तो मूल्य वाला है वो दीर्घ है, लक्ष्य जो है वो निरंतर है, उसका आस्वादन निरंतर बना रहता है। जो आपके लक्ष्य निरंतर लक्ष्य नहीं है, उसको भी आप देख लो। जैसे मान लिया आपने कुछ बनना है, ऐसा कुछ आपने ठान लिया, तो आपको कुछ याद नहीं रहता, आप उसमें रुचि भी नहीं देखते, उसमें मूल्य भी नहीं देखते, आपको ये बनना है लक्ष्य, है ना। तो उसकी अवधि देखेंगे तो वो निरंतर नहीं है, जो आपके लक्ष्य आप कर रहे हो, है ना। फिर भी उसकी अवधि इनसे ज्यादा है। हम तो इस लक्ष्य की बात कर रहे हैं, ये वाला लक्ष्य, इसका जो आस्वादन है वो निरंतर है, इसको हम कह रहे हैं लक्ष्य मूलक आस्वादन। तो 3 भाग से हमने आस्वादन को देखा। उसी के साथ आस्वादन जहां पे हो रहा है उस भाग को हमने कहा मन। आस्वादन क्रिया जहां हो रही है उस भाग को हमने कहा मन। वैसे ही दूसरी क्रिया हमने देखी चयन, चुनने का क्रियाकलाप, चुनाव करते हैं, है ना। चाय का उदाहरण लिया था, चाय पीनी है नहीं पीनी है, तो ये जो चुनाव है उसको हमने नाम दिया चयन, एक क्रिया के रूप में। तो ये चयन जो है वो जहां पे हो रहा है उस भाग को हमने कल एक नाम से जाना था, आशा के रूप में, है ना। ये सारे जो नाम अभी हम बात कर रहे हैं ना, मन है, चयन है, आस्वादन है, क्रियाओं के, ये सारे नाम जो है वो, जिसको हम कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद, ये जो दर्शन है, मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद, ये नाम वहां से आ रहे हैं। कोई भी एक टर्मिनोलॉजी होती है, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो यदि हमको लॉ पढ़ना है तो लॉ की एक टर्मिनोलॉजी होती है, कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स की एक टर्मिनोलॉजी होती है कि नहीं होती है। लेजर हम बोलते हैं, है ना, अकाउंट्स में आता है, तो लेजर जो शब्द है उसको समझने के लिए एक नाम दिया है।
तो वैसे ही ये जो पूरा दर्शन है, इस दर्शन का नाम है मध्यस्थ दर्शन। इसको आगे जानेंगे मध्यस्थ दर्शन क्यों कह रहे हैं। वाद के रूप में सहअस्तित्ववाद, इसको हमने कल देखा था। सहअस्तित्ववाद, थोड़ी सी बात की थी इसकी। जैसे मानव को पहचाना गया शरीर और जीवन के रूप में। यदि मानव को सिर्फ स्वयं शरीर मान के ही जो जी रहे हैं, ऐसी जो विचारधारा है, वाद यानी विचारधारा, उसको हम कह रहे हैं भौतिकवाद। जीवन जैसा कुछ नहीं है, शरीर ही है, शरीर को भोगने के लिए जितनी भी सुविधा चाहिए उसको उपलब्ध कराना है, यही कार्यक्रम है। इसको हम कह रहे हैं भौतिकवाद। ये भौतिकवाद क्योंकि भौतिकता की ही बात करता है, उसको कैसे पूरा किया जाए, वहां पे जीवन की कोई बात नहीं। दूसरा एक वाद है जिसको हम कह रहे हैं आदर्शवाद, जिसमें कह रहे हैं शरीर तो कुछ काम का ही नहीं है, शरीर की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसको कम कर दो, उसको इंद्रियों को पूरी तरह से कम, मतलब उसको नियंत्रित कर लो, या जिसको हम कह रहे हैं कि उसको ध्यान मत दो। सबसे जो ऊपर का लक्ष्य है, वो जीवन का लक्ष्य है, उसको ही पूरा करो, शरीर को छोड़ दो। यहां तक पहुंच गए, उसको हम कह रहे हैं आदर्शवाद। ये दो विचारधारा है। ये दोनों विचारधारा अभी तक इस धरती पर रही है, और इस धरती पर रहने से अभी तक ये दोनों विचारधारा से मानव यहां तक नहीं पहुंच पाए। अभी भी मानव स्वयं में समाधानित नहीं हो पाया, परिवार में समृद्धि को नहीं समझ पाया, समाज में अभय स्थापित नहीं हो पाया है, प्रकृति में सहअस्तित्व नहीं स्थापित हो पाया। ये दोनों विचारधारा से इतनी उपलब्धि है, इतना ही हुआ है। अच्छा क्या हुआ, यहां से हमको बहुत सारा भाषा मिल गया, शब्द मिल गए आदर्शवाद से। यहां से हमको बहुत सारे यंत्र मिल गए, जितने भी यंत्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सब यहीं से निकला है। क्योंकि शरीर के लिए सुविधा जुटाना है तो सबसे बेहतर सुविधा कैसे हो, उसको हमने पहचाना, उसके लिए यंत्र बना लिए। हमने फोन बना लिया, टेलीकम्युनिकेशन, यहां बैठा बैठा आदमी कहीं पे भी बात कर सकता है। तो ये सब इन दोनों धाराओं की उपलब्धि है। पर हुआ क्या, ये नहीं हो पाया, ये इसकी कमी है। ये कैसे हो जाए, इसके लिए ये विकल्प है जिसको हम कह रहे हैं सहअस्तित्ववाद। ये विकल्प है जिसके आधार पर मानव समाधानित हो सकता है, परिवार में समृद्धि हो सकती है, समाज में अभय हो सकता है, और प्रकृति में सहअस्तित्व हो सकता है। यदि ये हमको स्वीकार होता है विकल्प के रूप में, मानव जाति को यह स्वीकार होता है, तब जाकर ये चारों लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। इसीलिए इसको समझना ये मेरी आवश्यकता है, ये सभी मानव की आवश्यकता है। ये हमारे अंदर स्थिर होता है, तब हमारी समझने में कोई गति हो पाती। और ये जो पूरा दर्शन है, हमेशा जैसे कोई भी विचारधारा होती है ना, वो ऐसा होता है, सबसे पहले उसका अनुसंधान होता है, कोई व्यक्ति उसको अनुसंधानित करता है, उसके बाद फिर वो सामान्यीकरण हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? किसी ने उसको पहचाना, किसी ने उसका अनुसंधान किया, फिर शिक्षा पूर्वक वो सामान्य हो जाता है, सभी उसको समझ सकते हैं। तो ये जो पूरा दर्शन है, इसके प्रणेता है श्रद्धेय ए नागराज। जिन्होंने आदर्शवाद और भौतिकवाद के विकल्प के रूप में सहअस्तित्ववाद को प्रतिपादित किया, प्रस्तावित किया। और ये समग्र मानव जाति के लिए है। समग्र मानव जाति इसको समझ सकती है, शिक्षा पूर्वक समझ सकती है, अध्ययन विधि से समझ सकती है। अध्ययन विधि से इसको समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, सभी मानव समझ सकते हैं और सभी मानव निरंतर सुखी हो सकते हैं। ये बात इसमें कही जा रही है मध्यस्थ दर्शन में। इसके जो सामान्यकरण यानी लोकव्यापीकरण, जिसको हम शिविर कहते हैं, ये शिविर जो है वो जीवन विद्या शिविर के नाम से कार्यक्रम चलते हैं। और इसीलिए इसका जीवन विद्या ही नाम क्यों है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम ऐसी यहां पे वास्तविकता की बात कर रहे हैं जो निरंतर है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे जीवन है ना। तो इसीलिए हमने जीवन क्रिया की बात की। तो ये इसका सामान्य परिचय है जो मैंने अभी तक बताया।
सामान्य परिचय में हम लोग इस विषय वस्तु पे एक सामान्य सा एक आपको बात करते हैं कि ऐसी कोई वस्तु है ना। पूरी बात करने के लिए 6 दिन 7 दिन 8 दिन का समय चाहिए परिचय के लिए। तो 3 दिन में हम इतना ही जगह पे पहुंच रहे हैं कि कोई एक वस्तु है, कोई एक लक्ष्य है जो मानव का लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य है, तो मेरा लक्ष्य है, इसको हमको पाना है। उसको पाने की कोई एक विधि है, कोई एक लक्ष्य है जिसको पाना है, जिसकी कोई एक विधि है, शिक्षा विधि। ये हमको स्वीकार होती है और हम इस विधि से यहां तक पहुंचेंगे। और हम कहीं पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं तो खड़े हैं, कहीं ना कहीं तो हमें अधूरापन है, संबंधों को लेकर अधूरापन है, स्वयं को समझने के लिए अधूरापन है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग शिक्षा ले रहे हैं। तो इतना ही कार्यक्रम है। और सारा समझना किस लिए है? सारा ये जो समझना है वो किस अर्थ में है, क्यों समझना है? सुखी होना है, जीना है, हमको भाई जीना है, इसलिए हम लोग समझ रहे हैं। तो उस अर्थ में ये सारे कार्यक्रम है, समझने का कार्यक्रम। तो यही हमने जीवन को समझने के लिए कल 2 क्रियाएं आस्वादन और चयन देखा था। उसके साथ 2 और क्रिया देखी थी कि हम हर चीज को तौलते हैं कि नहीं तौलते हैं, अलग अलग दृष्टियों से, है ना। तो हमने कल 6 प्रकार की दृष्टि है तुलन में, कुल 6 प्रकार की दृष्टि से हम तोलते हैं। उसमें से 3 प्रकार की दृष्टि की हमने कल बात की थी, है ना। 3 दृष्टि की बात की थी। कुछ ऐसी जो है दृष्टि जिसको हम कह रहे हैं इंद्रिय सापेक्ष है। ये मेरे कान को, आंख को, नाक को ठीक लगता है, जो 5 इंद्रियां है ना, शब्द है, स्पर्श, उसके आधार पर हम तौलते हैं कोई चीजों को। जैसे मीठे में 5 चीजें पड़ी है, फिर भी हम एक ही उठाते हैं खाने में, क्योंकि वो हमको प्रिय है। वही चीज कभी अप्रिय भी हो सकती है। वैसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक हो सकती है और नहीं हो सकती है। उसको हमने किया हित दृष्टि या शरीर सापेक्ष जो दृष्टि है, या तो हित है या अहित है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि कोई एक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज है, उसके लिए मीठा जो है अहित है, पर मीठा उसके इंद्रिय के लिए प्रिय है तो वो खाएगा। वैसे ही लाभ दृष्टि, कोई भी वस्तु या सेवा हम लोग देते हैं, उसके बदले में हम लोग चाहते हैं उससे अधिक मिल जाए हमको, तो ये लाभ हो गया। या हम जो वस्तु या सेवा दे रहे हैं उसके बदले में हमको कम मिलता है तो हम बोलते हैं हानि हुई, या लाभ नहीं हुआ, लाभ हुआ। तो ये 3 दृष्टियां हैं जिससे हम तौलते हैं। वैसे ही जो भी हम तौलते हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, कैसे होगा, कब होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, ये निर्णय करते कि नहीं करते। जैसे आप लोगों ने सुबह में उठ के सोचा होगा कि हमको यहां पे शिविर में आना है, ये इच्छा बनी आप में। चित्रण को भी देखा था ना कल हमने, इच्छा बनी। जो चित्रण क्रिया है जहां पे हो रहा है उसको हमने कहा इच्छा। तो हमें इच्छा बनी कि हमको जाना है शिविर में सुबह में। तो हमारे अंदर कोई चित्र थे, कल हम आए थे तो कहीं से आए होंगे, बस में, गाड़ी में, कहीं पे भी। तो हमने देखा हाँ वो करना है, गाड़ी अगर ठीक नहीं तो उसको ठीक करना है, हवा भरवाना है, ये करना है, वो करना है, सब चीजें हमने तैयारी की। तो पहले से हमें कुछ चित्र ग्रहण हुए थे और हमने कुछ चित्र रचना की कि यदि मुझे इतने बजे पहुंचना है तो इतने बजे निकलना पड़ेगा, बीच में कहीं ट्रैफिक होगा। तो ये सारे जो चित्र ग्रहण पहले से हुए थे उससे कुछ नई चित्र रचना हुई। उसको पूरा करने के लिए हमने विश्लेषण भी किया, कब निकलना है, कैसे निकलना है। 8 बजे नहीं, 8:15 बजे निकलेंगे, जो भी है। कुछ विश्लेषण भी हुआ, हमने तौला भी, एसी चालू रखना है गाड़ी में, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, कहां बैठेंगे, है ना। ये सारी ये दृष्टियों को हमने इस्तेमाल किया कि नहीं आज तो जुकाम है, बंद कर देंगे। हित अहित दृष्टि, है ना। बैठने के लिए ये जगह ठीक है, बस में आए होंगे तो नहीं, ये वाली सीट ठीक है खिड़की के पास। उसमें हम देखेंगे भी कि इस रास्ते से जाए तो लंबा पड़ेगा, ज्यादा पेट्रोल जाएगा। ये भी दृष्टि हमने कभी कभी हम देखते हैं उदाहरण के लिए। तो हम जो भी क्रिया करते हैं ना सारी इच्छाओं के लिए, ये सभी हम में चलती रहती है। हम चित्रण को और फैलाएंगे थोड़ा और, पर ये सभी क्रियाएं हमारे अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है, मूल मुद्दा ये है। हम इसको पहचान पा रहे हैं कि हमारे अंदर ही ये सारी क्रियाएं हो रही है। हम पहचान पा रहे कि नहीं पहचान पा रहे कि हमारे अंदर ये क्रिया हो रही है, हम कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। यदि हमारे अंदर ये सब क्रिया हो रही है तो जीवन नाम की कोई एक वास्तविकता है
जिसमें ये सभी क्रियाएं हो रही है, इसको हम समझ सकते हैं। हम समझ भी सकते हैं और अच्छे से समझ जाए तो उसको ठीक भी कर सकते हैं, है ना। तो इतनी हमने कल बात की थी, इतनी चर्चा की थी। यहां तक की चर्चा में कुछ भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ हो, कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो आपका, जो है वो क्वेश्चन अभी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है चाचा जी का, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए, तो उन क्वेश्चनों को अभी उत्तरित कर लेते हैं, फिर आगे कंटेंट बढ़ाते हैं, है ना। यहां तक सब ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा फैला देते हैं, गठनशील और गठनपूर्ण। और कोई? और कोई प्रश्न या कुछ समझ में आया हो उसका भी शेयरिंग कर सकते हैं, प्रश्न नहीं है तो दोनों ही प्रश्नों को हम उत्तरित कर देंगे। अभी कुछ सोचा था कि कोई इच्छा है हाँ, तो हम सोच पाए, क्या हम देख पाए कि मतलब इच्छा है उसके आधार क्या है, क्या हम कोई तुलना कर रहे हैं, हम अपने आप में उसको जांच पाए। ऐसा कोई शेयरिंग? ठीक है, तो फिर क्या ये तो देख पा रहे हैं सभी लोग कि जीवन में क्रियाएं हो रही है। अच्छा, हम जो भी चीज अभी भी समझते हैं ना, वो क्रिया के रूप में ही समझते हैं। जैसे हम पानी को समझते हैं तो पानी हमारी प्यास बुझाता है, इस अर्थ में हम उसको समझते हैं। तो कोई भी वस्तु को हम समझते तो क्रिया के रूप में ही समझते हैं। इस अर्थ में जीवन को भी जब भी हम समझने जाएंगे, क्रिया के रूप में समझेंगे तो वस्तु के रूप में पहचान पाएंगे, है ना। उसका एक रूप है जो पार्ट है। जैसे जीवन का रूप है, जो बात हुई कि गठन पूर्ण परमाणु, ये उसका रूप है, पर उसको पहचानोगे कैसे? क्रिया के रूप में, है ना। कुर्सी का कोई एक रूप है, पर उसकी पहचान कैसी होती है कि वो बैठने के लिए है ना। रूप बदल सकता है, अभी इस चीज के लिए रूप बदल सकता है, पर उसकी उपयोगिता जो है वही है, उसको हम पहचानते हैं, तो हम कुर्सी को पहचानते हैं। तो इस अर्थ में अगर हम देखते हैं तो क्रिया के रूप में ही हम कोई भी वस्तु को पहचानते हैं। इसी अर्थ में जीवन भी हम क्रिया के रूप में ही पहचान पाएंगे, उसका कोई दूसरा विधि नहीं है पहचानने का, ठीक है। जैसे परमाणु को भी अभी तक क्रिया के रूप में ही पहचाना है। परमाणु का रूप कोई किसी ने आंखों से तो देखा नहीं, एटम को तो आंखों से देखा नहीं, पर पहचाना है, क्रिया के रूप में पहचाना है। उसी तरीके से जीवन भी आंखों से नहीं दिख रहा है, पर उसको हम क्रिया के रूप में पहचानते हैं। और कोई मुद्दा है? और कोई सवाल? हाँ, माइक, ठीक। आशा जो है, तो बेसिकली और कोई अभी आशा एक मुद्दा हुआ। आपने पूछा था कि काम, क्रोध, लोभ, ये सब है, वो कहाँ है, मतलब वो कहाँ पे है, उसकी जगह कहाँ है। और आपने गठन पूर्ण परमाणु और गठनशील परमाणु के बारे में पूछा था, तीनों मुद्दे। तो पहले आशा को बात कर लेते हैं, वो कल जो बात हुई उसी से निगड़ित है। तो आशा जो है बेसिकली सुखपूर्वक जीने की आशा सब में है। ये जो हम बोल रहे हैं ना, सुख हमको चाहिए, तो उस आशा या उस आशय के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो ये जो आशय है हमारे पूरे क्रियाकलाप का, या हमारा जो पूरा प्रक्रिया चल रहा है निर्णय होने का, उसका जो आधार है ये यही है कि सुखपूर्वक मैं कैसे जी पाऊं। तो ये जो है ये आशा के रूप में हर मानव में बना हुआ है। तो ये जो आशा है, इसी के अर्थ में फिर हम चयन करते हैं। तो मैं चाय पीने से सुखी होऊंगा तो चाय को चुनता हूं, कॉफी पीने से सुखी होऊंगा तो कॉफी को चुनता हूं, समझने से सुखी होऊंगा तो समझने को चुनता हूं। जो भी वरीयता में हो उस अर्थ में हम चुनते हैं, इस अर्थ में आशा, ठीक है।
तो ये हुआ आशा, ठीक है। फिर जो दूसरा मुद्दा था कि जिसको हम कहते हैं काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ये सभी जो है ये 6 आवेशों के रूप में हम पहचानते हैं। और ये षड आवेश या षड विकार के रूप में हमने परंपरा में भी उसको पहचाना, यहाँ पे भी उसको हम पहचानते हैं। उसका सभी चीजों को हम कैसे ठीक से पहचान पाएंगे, तो जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बोलती हूं कि क्रोध का मतलब क्या है। क्रोध किसको हम कहते हैं? आप सभी लोग सोच सकते हो क्रोध तो सबको ही आता है। क्रोध क्या है? हाँ, या तो बेसिकली हमारी अक्षमता का जो प्रदर्शन है वही क्रोध है ना। तो जब अपनी अक्षमता हम कोई भी विधि से व्यक्त करते हैं, बात करने में जोर से बात करेंगे या ऐसे सब जो भी हम करते हैं, ये बेसिकली क्रोध है। तो ये सभी जो है ये क्रोध, ये हमारे ही अंतर्द्वंद्व है। अक्षमता किसकी है? अपनी अक्षमता है। अपनी अक्षमता क्या है कि भाई मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पा रहा, तो अपनी जो चाहना है या इच्छा है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, उस अर्थ में क्रोध बना हुआ है ना। क्रोध बेसिकली ये मतलब, हाँ, सारे आवेश है मन में, पर ये अंतर विरोध से हो रहे है। उसका जो पूरा मतलब वो कहां पे आप प्लेस करोगे तो मन में प्लेस करेंगे। उसकी जगह जो है वो मन में है, पर उसका जो कारण है वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो अंतर विरोध है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वृत्ति और मन में अंतर्द्वंद्व है। मैं कुछ सोच रहा हूं, उस अनुसार मेरा मन या मैं जो कर रहा हूं उसमें भेद है, या मैं जो चाहता हूं और जो मैं कर पाता हूं उसमें भेद है। ये जो गैप है ना, यही आवेश के रूप में व्यक्त होता है। व्यक्त होता है मन से ही व्यक्त होगा। जैसे ही मन ठीक हो जाएगा तो आवेश मुक्ति तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे हम मन, और हम देख भी पाते हैं अभी भी कुछ अच्छी चीजों में जब मन लगता है तो हमारे आवेश उस समय कम होता है। अभी भी जैसे हम लोग सब बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, तो कुछ एक चीज में हमारा ध्यान लगा हुआ है, तो उस समय हमारा आवेश नहीं रहता। जैसे क्रोध का अपना एग्जांपल, हाँ, जैसे लोभ के लिए लोभ मतलब वही हुआ जो लाभ वाला है। बेसिकली हमको ज्यादा मिल जाए, है ना, जो भी है सब कुछ ज्यादा मिल जाए, सुविधा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, हमारा जो भी पद है मतलब उसमें भी हमारी जो क्षमता है उससे ज्यादा हमको मिल जाए, ये लोभ है। ठीक है, तो लोभ भी जो है वो बेसिकली हमारी जो करने की क्षमता है उससे ज्यादा हमारी जो उसको मतलब उससे ज्यादा का फल हमको मिल जाए, ये लोभ है ना। जैसे उदाहरण के रूप में मैं श्रम करके, है ना, 10 रोटी बना सकता हूं। हमारी अपेक्षा ये है कि मुझे 50 मिल जाए कहीं से भी, है ना। ये उदाहरण भौतिक उदाहरण हुआ, लेकिन बेसिकली सभी चीजों में हम ये देखते हैं कि जितना हम करते हैं उससे ज्यादा हमको वापस मिल जाए। हमने कुछ सेवा किया, हमने बच्चे को बड़ा किया या नहीं किया, हमको बहुत सारा उसके बदले में मिल जाए, ये जो लोभ है, ये भी आवेश मन के आधार पे ही समझ में आता है। जैसे मोह है और एक उदाहरण है मोह यानी मुग्ध हो जाना, है ना। किसी चीज का मोह हो जाता है, कोई व्यक्ति का मोह हो जाता है, तो वो जो जैसा है उससे अधिक हमने मान लिया है ना।
तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो हमने सब कुछ उससे जोड़ लिया और फिर उससे अपेक्षा कर रहे हैं और वो पूरी नहीं होती है, तो वो मोह है। बेसिकली हमको उससे ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। फिर है सभी मन में, लेकिन उसका आधार जो है वो यही है कि इसमें अंतर्द्वंद है, जो विचार है या जो हम कर रहे हैं वो नहीं हो पाना, उसको पूरा नहीं हो पाना, ये क्रोध है। फिर उसमें मूल्यांकन सही नहीं होना, जो जैसा है उसको वह ऐसा नहीं पहचानना, तो ये सभी नासमझी से होता है। सभी आवेश जो है वो नासमझी से होते हैं। कोई गलत समझ है, कोई गलत आधार है, कोई गलत मान्यता है, उस आधार पे फिर होता है। ठीक है। लोभ को कैसे कम किया जाए? मुझे लगता है सभी आवेशों को कम करने के लिए हमको समझना ही एकमात्र उसका रास्ता है। जब हम सटीकता से कोई वस्तु को पहचान पाते हैं और उसको वहां पे प्लेस करते हैं, तो हम आवेशों से मुक्त हो सकते हैं धीरे धीरे। लोभ को कम करने के लिए हमको ये देखना होगा कि मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूं। जीवन की आवश्यकताएं अलग है, शरीर की आवश्यकताएं अलग है, और शरीर की आवश्यकताएं को निश्चित रूप में मैं पहचान पाती हूं। और शरीर की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक श्रम है, वो कोई भी व्यक्ति में है ही बना हुआ प्राकृतिक विधि से, तो उसको पूरा करने की क्षमता मुझ में है ही। इसकी जो पहचान होना है, इससे लोभ की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम पहचान पाते हैं कि हम ये पूरा कर सकते हैं। हाँ, आवश्यकता को पूरे करने की क्षमता भी मेरे पास है, आवश्यकता क्या है ये भी मुझे पता है, तो उसको पूरा करने का रास्ता भी मुझे पता है। तीनों चीजों होने से लोभ नहीं रहता है। यदि आवश्यकता पहचान ही नहीं है तो जितना भी है वो कम ही लगेगा और तो ज्यादा ज्यादा का बना ही रहेगा, और वो लोभ हमेशा बना और रहेगा। चाहिए और चाहिए, यही है लोभ। तो उसका कोई अंत इसलिए नहीं है क्योंकि यदि हम आवश्यकता ही नहीं पहचान पाते, आवश्यकता पहचानने के लिए सबसे पहले आवश्यक ये है कि हम खुद को समझ जाए कि आवश्यकता किसकी है। जैसे हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमको कोई एक वाहन चाहिए, आवश्यकता किसकी है? वाहन की है, या उसमें हम देखेंगे इतने करोड़ की गाड़ी या इतने लाख की गाड़ी। आवश्यकता क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, उसमें शरीर थोड़ा ठीक रहे, है ना, बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो, यह आवश्यकता है। अब उसमें यही चाहिए, ये शरीर की आवश्यकता है, ये जीवन की है, ये किसने मतलब तय किया, ये निर्णय किसने किया? तो आवश्यकता हम ठीक इसलिए नहीं पहचान पा रहे। अच्छा, वो आवश्यकता कहां से, ये जो चित्रण है ना, वो कहां से बनता है? जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, एक हमें इच्छा हुई ना, कैसे तय करते हैं हमको गाड़ी लेनी है? बताइए। चाहिए, हाँ, प्रिय प्रिय ये वाला आएगा, फिर ये तो हो गया, ये सब हो गया। फिर तुलना, हाँ, वो प्रिय हित लाभ की तुलना की, पर आप किस तुलना की बात कर रहे हैं? ये जो चित्रण है, हाँ, वो हो गया, वो तो ठीक है, वो हम ठीक तरह से आवश्यकता को पहचान रहे हैं। पर जो लोभ वाला जो बात हो रहा है, हमारे पड़ोसी की कौन सी गाड़ी है ना, हाँ, मतलब ईशा यानी कि किसी और को देख के माना, या किसी ने बोल दिया यार, जैसे हमने कोई एक गाड़ी पसंद करके आए, इतने कम पैसे की गाड़ी लोगे, तुम्हारा स्टैंडर्ड तो ये है, उनको तो ये लेनी चाहिए। ये जो प्रभाव आया, उससे हम लोग प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे आपने कोई एक मॉडल चूज किया, परिवार में बोला इतना कम, या आप भी देखो यार इतना कम, नहीं मुझे तो वो वाली गाड़ी लेनी। तो ये सारी मान्यताएं कहां से आ रही है? समाज से, कहीं से भी। हम में खुद में भी बहुत सारी मान्यता बनी हुई है, जहां से आ रहा है। तो हमारा जो चित्रण है वो ड्रिवन कहां से हो रहा है? हमारी इच्छाएं कहां से बन रही है?
अभी भी हमारी इच्छा का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कहां से इच्छाएं बन रही है? माइक 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 लो। हाँ, नहीं चल रहा है दूसरा। हेलो, बटन कोई बात नहीं, बोलिए। प्रभावित हुए रहते हैं, हमें लगता है कि नहीं इससे मेरा सम्मान बढ़ेगा या इससे मेरी पहचान बढ़ेगी, इससे वो हमारी जो मान्यता उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सी, तो वहां से आता है। बेसिकली चित्रण जो बन रहा है वो मान्यता से बन रहा है या तो इंद्रिय से बन रहा है ना? या मान्यता बनी हुई ऐसा ही होना चाहिए, घर तो ऐसा ही होना चाहिए। अब उसमें हम लोग ये एनालिसिस कर पाते हैं कि ये शरीर की आवश्यकता है, जीवन की है ना, या फिर ये कहीं और से मान्यता के रूप में आ गया और हमने कर दिया। बच्चे को डॉक्टर बनना है, ये मान्यता है या हमारा जानना है, जिसको हम बोले निरंतर वाला? डॉक्टर बन के भी वो फेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जो हो रही है, जो हमारे चित्रण बन रहे हैं, सारी इच्छाएं हमारी हो रही है, वो कहां से हो रही है, इसको हम पहचान पाते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि ये करना अच्छा है, तो हमने कर लिया। हमने उसको जांचा क्या? उसका जांचना हमें हुआ क्या? क्या जो ये इच्छा है सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, इसको मैं समझ सकता हूं, जी सकता हूं? जैसे कि किसी को इच्छा होती है ना कि इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पैसे वाला आदमी बनना, कल्पना के रूप में वो संभव नहीं भी हो सकता है, फिर भी लोग कल्पना तो करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अच्छा, ये मान्यता कहां से है? किसी ने बोल दिया ऐसा करके सुखी हो जाओगे, उसको हमने जांचा क्या? बहुत सारे हमारे चित्रण जो अभी भी बन रहे हैं वो मान्यता के रूप में बन रहे हैं। इसीलिए चित्रण में जो क्रिया कल हमने छोटी सी बात की थी, चित्र ग्रहण और चित्र रचना। बहुत सारे चित्र हम ग्रहण करते हैं। एक तरह से चित्रण जो है वो मेमोरी है जीवन में, अगर देखेंगे तो जितने भी स्वाद हम लोग लेते हैं, है ना, इंद्रियों से, जैसे हमने गुलाब जामुन खाया, हमको अच्छा लगा, दूसरी बार हमको इच्छा हुई कि हमको गुलाब जामुन खाना है। इच्छा कहां से हुई? कहां से हुई इच्छा? कभी पास्ट में पहले खाया था, उसका कोई टेस्ट होगा, वो टेस्ट हमको अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा, दोनों ही हो सकता है ना। कोई ऐसी चीज है जिसके टेस्ट हमको ठीक नहीं लगा और किसी ने बहुत प्यार से दिया, हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे? है? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि उसका टेस्ट हमको बुरा लगा, वो प्रिय दृष्टि हावी हुई। आप जो बोल रहे खाएंगे, तब आप बोलेंगे आगे संबंध वाला जो आएगा उसके आधार पर खाएंगे, पर वो उसका टेस्ट कहीं ना कहीं बना हुआ है। वो कहां पे बना हुआ है? जीवन में कौन से भाग में वो सारे टेस्ट बने हुए हैं, जो भी हमारे पूर्व अनुभव हैं इंद्रियों के, वो चित्रण में। हमको गुलाब जामुन का टेस्ट जो है वो याद है, हम बोलते हैं ना मुझे याद है उसका टेस्ट, तो वो चित्रण में बना हुआ है। इसीलिए हम फिर चुनाव करते हैं कि उसको खाना है कि नहीं खाना है, या फिर हम चुनाव करते हैं कि हाँ वही खाना है, उसी जगह का खाना है, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। अब टेस्ट अगर देखेंगे तो जीभ में कुछ ही क्षण तक रहेगा, फिर भी हमको याद रहता है। तो जो सारा स्टोरेज हो रहा है, वो सारी जो स्मृति है, जिसको हम स्मृति कह रहे हैं ना हिंदी में, वो सारी स्मृतियां जो है वो चित्रण में है। और वो सारी स्मृतियां कौन सी है? जो इंद्रियों से प्राप्त होती है, जो परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है, ये सारी चीजें चित्रण में स्मृति के रूप में रहता है जीवन में। तो अभी आप जब भी याद करेंगे कुछ भी चीजों को, आप अपने अंदर भी देख सकते हो ये सारी स्मृतियां जो है आपके अंदर बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। आप कहीं घूमने गए होंगे, कोई एक चित्र है, आप बोल रहे हैं आप किसको, मैं अभी जैसे आप कहीं घूमने गए, मैं उसको नाम लूंगा तो आपके अंदर तुरंत वो चित्र बनेगा। वो कहां पे हो रहा है वो चित्र? वो जीवन के कौन से भाग में हो रहा है? वो चित्रण में हो रहा है। और वो चित्र देख के आप में कुछ भी इच्छा हो सकती है, हाँ वापस जाना है, वो इच्छा में हो रहा है। तो ये चित्रण और इच्छा में इतना ही हो रहा है, चित्र ग्रहण हो रहा है और नए चित्र निर्माण हो रहे हैं। ये घटनाएं हो रही है और ये हम में निरंतर चल रहा है।
अभी भी चल रहा है, हम उसको पहचान पाए, यहां तक हमको पहुंचना है। ये हम में ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा, ये चल ही रहा है, हमारा ध्यान नहीं है उस पर, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। जीवन में ये सारी क्रियाएं निरंतर हो रही है, अभी भी हो रही है, उसी को हमको पहचानना है। जीवन ज्ञान का इतना ही अर्थ है, जीवन क्रियाओं का निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, यानी उनको जान पाना, देख पाना, समझ पाना, इतना ही है जीवन ज्ञान। तो इतना ही हम बात कर रहे हैं कि जब हम स्वयं में व्यवस्था को पहचान रहे हैं तो सबसे पहले हमको जीवन को समझना पड़ेगा, जीवन में क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या क्या क्रियाएं हो रही है। यदि हम उसको व्यवस्थित रूप से पहचान पाते हैं तब हम जीवन को व्यवस्थित भी कर सकते हैं। तो चित्रण में एक भाग हो गया चित्र ग्रहण, चित्र रचना, परिवर्तनशील चीजों की पहचान। परिवर्तनशील यानी जैसे हमको एक छोटे बच्चे को देखते हैं, 3 साल के बाद उसको वापस मिलते हैं, तो लगता है वो बड़ा हो गया। क्या हुआ उसमें? बड़ा हुआ मतलब क्या हुआ? उसका शरीर बढ़ गया ना, परिवर्तन हो गया, रूप का परिवर्तन हो गया। पहले उसकी आवाज थोड़ी पतली होगी, अब मोटी हो गई, गुण का परिवर्तन हो गया। तो उसका रूप और गुण जो है, जो परिवर्तनशील है, उसकी पहचान हुई। इसी को हम कह रहे हैं चित्रण में उसकी पहचान हुई। सारी परिवर्तनशील क्रियाओं जो है उनका पहचान जहां पे होता है वो चित्रण में होता है। और इसमें जो भी इंद्रियों से जो भी सूचना आ रही है, 5 इंद्रियों से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, ये इंद्रियों की जो भी सूचना आ रही है, उससे प्राप्त जो भी सूचनाएं हैं, ये सारी चित्रण में होती है। ये चित्रण क्रिया है। दूसरा एक उदाहरण देता हूं। जैसे हम कोई एक उत्सव मनाना चाहते हैं, जैसे हम घर में हमारे होता ही है विवाह, है ना, शादी। अब उसको प्लान करना है, शादी की तैयारियां करनी है, तो उसमें सभी आएगा, जो भी उसमें वर है, वधू है, उनके कपड़े कैसे होंगे, कौन सी जगह पे शादी करेंगे, कैसा स्टेज होगा, कितने लोगों को आमंत्रित करेंगे, कौन सा खाना होगा, ये सब प्लानिंग हम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो जैसे ही घर में माहौल बना कि चलो शादी है, इच्छाएं बन गई, बहुत सारे चित्रण हमने बोला, अरे फलाने की शादी में गए थे, उसका स्टेज बहुत बढ़िया था, कपड़ा तो उसी टेलर का ठीक है, वहां से लेना चाहिए। तो जितने भी चित्र हमने ग्रहण किए थे उसको मिला के हम एक नया चित्र बना रहे हैं, नया चित्र प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसको साकार करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। मूल में हमको वो आस्वादन करना है, वो आस्वादन के लिए सारी इच्छाएं हैं, उसको हम विचार करते हैं। विचार के रूप में क्या करते हैं? चलिए ठीक है, कब करेंगे, कौन सी डेट पे करेंगे, चलो मुहूर्त निकालो। नहीं, ये तो ठंडी का माहौल है, ये बारिश का माहौल है, इसमें ओपन में नहीं कर सकते, कोई बंद हॉल होना चाहिए, है ना। फिर वहां पे विचार में और भी विश्लेषण करेंगे। कैसे करेंगे? सुबह 8 बजे से लेकर काल के साथ क्रिया की भी बात करेंगे हम विश्लेषण में। फिर निर्णय करेंगे यहां करना है या वहां करना है। फिर यहां पे आ जाएंगे तुलन में, ये वाला तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब घर में 10 लोग हैं, एक कोई अच्छा लगता है, एक कोई अच्छा नहीं लगता, वहां निर्णय ही नहीं हो पाता। फिर आएगा नहीं, ये खाना तो नहीं रखना चाहिए, इस सर्दी में अगर ये खाना लगे लोग बीमार हो जाएंगे। वैसे ही फिर हम लोग वहां पे निर्णय में आएंगे, फिर ये बोलेंगे अरे ये तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, हमारे बजट से बाहर है, लाभ और हानि, वहां वो दृष्टि आती है। फिर यहां पे आएंगे कि करना है कि नहीं करना है, तो वो तो पहले ही चयन हो गया करना है, तभी तो इतना सारा कर रहे हैं। और ये सारा घटना होने के बाद जब विवाह संपन्न होगा तो कुछ आस्वादन हमने होगा कि हमने जो सोचा था, इच्छाएं हुई थी, उसको पूरा किया। हाँ। इसमें कुछ एडिशंस भी होंगे कि ये विवाह ऐसा करने से हमको क्या बोलते हैं, उससे लोगों में एक अच्छी इमेज जाएगी, अपनी इमेज भी जुड़ेगी, तो ये सब मान्यताएं जो है वो भी उसमें ऐड होंगी। जैसे हम लोग कैसा शादी करेंगे, कितने लोगों को बुलाएंगे, उसमें क्या डेकोरेशन होगा, कपड़े कैसे होंगे, उससे हमारा प्रतिष्ठा जो है समाज में वो कैसा बना रहेगा, ये सब इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये मान्यताओं से भी हम ड्राइव हो रहे हैं। अभी अगर देखते हैं तो हमारा सभी चित्रण जो है वो या तो हमारे इंद्रियों से या तो फिर हमारे मान्यताओं से ही ड्राइव हो रहा है। अभी हम जितनी इच्छाएं कर रहे हैं सभी इसी से हो रही है। हाँ, तो हमको अभी क्या लगता है, हम जो अभी इच्छा कर रहे हैं वो हमारी इच्छा है या कोई हम पे थोप रहा है, या हमने थोप के रखी है, कोई थोप ही नहीं रहा है, थोप रहा है मतलब हमने थोपी हुई है।
वो किसने बाहर से थोपी हुई है, हमारे अंदर से तो कोई इच्छा ही नहीं है, या तो शरीर से कोई इच्छा है या तो कोई मान्यता से है। ये जो अभी बताया, सबकी घर के लोगों की सबके चित्रण अलग होंगे, सबकी इच्छाएं अलग होंगी, तो एक हाउ टू कम टू which is acceptable to everybody, which is the problem every household face, right? बढ़िया। तो एक तो आपने बात बहुत अच्छा एड्रेस किया कि समस्या की जगह यही है, यहां पे एकता नहीं हो सकती। इतने भाग में जब हम जीते हैं, इसी को हम कह रहे हैं कितनी क्रिया एक्टिव है इसमें, कोई गिन के बता सकता है? गणित, अभी हमने कितनी क्रिया की बात की? 5 क्रिया की बात की, बराबर है, ठीक है। 5 में से यहां पे 6 दृष्टि की बात की तुलन में, जिसमें 3 ही बात की, मतलब उसको आधा गिनते हैं। 4.5 क्रिया की बात की है ना, टेक्निकली 4.5 उसको अगर देखेंगे तो, क्योंकि यहां पे आधा भाग अभी बाकी है। तो ये जो 4.5 क्रियाएं हैं, मैं जो बताने वाला था वो आप ही ने बता दिया कि उसमें कभी एकता हो नहीं सकती, उसमें कंफ्यूजन बना रहेगा। और दूसरा मुद्दा है उसमें रिजॉल्व कैसे हो, है ना, उसका सॉल्यूशन, समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि यहां पे तो हम लोग फंसे ही रहेंगे। किसी को लाल पसंद है, किसी को पीला पसंद है, किसी को काला पसंद है, कैसे एक होंगे? तो कहीं एक जगह पहुंच नहीं सकते, तो कोई एक ऐसी जगह पहुंचना पड़ेगा जहां पे हम सब एक हो सके, जो निरंतर है, जो सभी के लिए एक है ना। तो पहले इसको निपटा लेते हैं 4.5 को। तो ये 4.5 क्रिया जो है अभी तक हमने देखा, आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण, जिसमें तुलन में 3 दृष्टि से हम तौलते हैं। ये हम सभी में भी एक हो सकती है, हम में भी कभी एक हो सकती है कि बदलती रहेगी। हमारा प्रिय हमेशा एक ही रहेगा, बदलेगा? हमारा हित हमेशा एक ही रहेगा, बदलेगा? बचपन में बहुत मीठा किया, डायबिटीज के बाद नहीं खा सकते, हित बदल गया। छाछ है, मट्ठा जो है, वो सुबह सुबह पीना कभी ठीक लगता है, रात को ठंडा नहीं पीना, उसमें भी ठंडा गर्म ये सब भी रहेगा, तो हित बदल गया। लाभ जो है वो बदल जाएगा। जहां पे अब उसके संबंध की बात कर रहे हैं, जहां पे हमने संबंध को पहचाना है, वहां नुकसान भी हम उठा लेते हैं कि वहां भी प्रॉफिट ही देखते हैं। जिसके साथ संबंध है, जैसे कोई मित्र है, ले जा, चलेगा, तुमसे क्या प्रॉफिट लेंगे, तो वहां लाभ की दृष्टि बदल गई। वही मित्र से अगर अनबन हो गई, नहीं इससे तो डबल लेना है, लाभ भी बदलता रहता है। तो ये सारी जो दृष्टियां हैं वो स्थिर है या बदलती रहती है? जो बदलता रहता है उसके साथ हम स्थिरता पाएंगे या बदलेंगे? परिवर्तनशील जो चेंजिंग थिंग्स है, जो परिवर्तनशील चीजें हैं, उसमें हम स्थायित्व को पा सकते हैं कभी? हम पाना ये चाहते हैं, हम स्थायी होना चाहते हैं, निरंतर जो चीजें हैं उसको पाना चाहते हैं। जो चीज निरंतर है उससे निरंतर चीजों को पा सकते हैं, जो चीज अस्थाई है उसको हम स्थायित्व नहीं पा सकते। तो ये परिवर्तनशील चीजें हैं। 4.5 क्रिया में जीना परिवर्तनशील है। उसी को अगर इसमें जो मानव जी रहे हैं, सभी मानव, इसी को एक नाम दिया है भ्रमित मानव। ये जो 4.5 क्रिया में जीना है, हम इतने में ही जी रहे हैं अभी भी। इसको हम कह रहे हैं आधा। ये कुल मिला के 4.5 क्रिया, इसी को एक नाम दिया भ्रमित मानव। कल हम भ्रम की बात कर रहे थे ना, अभी हम सब इससे आगे जी पा रहे कि नहीं जी पा रहे? ये जांचने का मुद्दा है। समस्या की जड़ भी यही है। सारी समस्या की जड़ इतना ही है कि हम इतना ही मान के, मानव को हम इतना ही पहचाने हैं, इतना ही हम में हो रहा है। इससे आगे का जो भाग है, जो निरंतर है, उसकी पहचान हम में कहीं शेष है, बाकी है, अधूरी है। यदि उसको पहचानते हैं तो इस भाग को भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें हमारा जीना पूरा नहीं पड़ रहा है या पड़ रहा है? इसमें जीने से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। इतना हम पहचान पा रहे कि नहीं पहचान पा रहे? हमको एक जगह पे आ जाए जहां पे हमको ये पहचान हो जाए कि ये जीना पूरा नहीं पड़ रहा, क्या इससे सभी मानव सुखी हो जाएंगे? इतना जीने से, इतनी क्रियाओं से, क्या लगता है? जैसे मैंने विवाह का उदाहरण दिया, हमको एक इच्छा हमने की, किसी ने और कोई इच्छा की,
सबके कुछ अलग अलग विश्लेषण होंगे, तुलन होंगे, वहां पे एक रूपता हो सकती है कि नहीं हो सकती? बताइए। समझौता हो सकता है, समझौता हम चाहते नहीं, हम तो चाहते हैं समाधान। समझौता हमको स्वीकार नहीं होता। वो वही बात हुई, हम फेस से स्माइल कर देंगे, अंदर से स्वीकार नहीं होता। और जहां मौका मिला हम बता देंगे कि हमको तो स्वीकार नहीं हुआ था, वो बोल के भी हम हल्के हो जाएंगे, फिर भी अंदर की पीड़ा तो नहीं जाएगी, वो तो बना ही रहता है। तो कहीं ना कहीं ये 4.5 क्रिया में जो जीना है वो हमको पूरा नहीं पड़ रहा, ये मानव के लिए पर्याप्त नहीं है। मानव इससे कुछ अलग भिन्न इकाई है, इससे ज्यादा समझने वाली इकाई है, उसकी तृप्ति इसमें नहीं हो सकती। और तृप्ति निरंतर, इसमें कौन सी तृप्तियां हो सकती है वो भी हमने देखा। गुलाब जामुन खाना तक खा लिया, 5 मिनट तृप्ति हुई, फिर अगली तृप्ति, पंखा बढ़ा लिया, तृप्ति हो गई, फिर अगली तृप्ति, किसी को फोन करना था कर लिया, फिर अगली तृप्ति, उसमें भी मान लो बात कुछ ऐसी आ गई सामने से तो तृप्ति चली गई। तो तृप्ति जो है वो अपने को निरंतर चाहिए, मिल तृप्त नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम ऐसी चीजों से तृप्ति की अपेक्षा कर रहे हैं जो अस्थाई है, बदलती रहती है, जो परिवर्तनशील है। और हमको जो तृप्ति चाहिए वो अपरिवर्तनीय चाहिए, मतलब निरंतर चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, निरंतर सुख चाहिए। तो निरंतर सुख के लिए कोई एक ऐसी वस्तु, कोई एक ऐसी निरंतर वस्तु को पहचानना पड़ेगा जिससे निरंतर सुख की प्राप्ति हो। वो कहीं ना कहीं हमें पहचानना पड़ेगा जो हम में है। तो दृष्टि जो है जिसको हम कह रहे हैं प्रिय हित लाभ, 3 दृष्टि की हमने बात की, 3 और दृष्टियां हैं जिससे हम जीवन में पूरी तरह से तुलना कर सकते हैं। जो तुलन आधा है, आधा अधूरा है, वो तुलन पूरा हो जाएगा वो 3 दृष्टि से, है ना। उसको हम जांचेंगे कि वो 3 दृष्टियां कैसे हैं और कैसे वो 3 दृष्टियां पूरी हो सकती है। सर एक छोटा क्वेश्चन था हाँ, ये हाँ. कि जैसे ये फॉर एडल्ट्स दिस इज एप्लीकेबल, व्हाट अबाउट किड्स, डू दे आल्सो थिंक दोज लेवल, या वो तो तृप्त होते हैं, उनको उनका जो भी क्रियाएं हैं या भाई खाना मिल गया, ये तो उनका कैसा माइंडसेट यहाँ, और एंड व्हेन डज द ट्रांजिशन हैपन, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किड्स एंड एडल्ट्स, देन व्हेन डज दैट, व्हाट एज टिपिकली द ट्रांजिशन हैपेंस? बढ़िया सवाल है। बच्चों में और बड़ों में क्या एक ही जैसा ऐसा रहता है? एक तो कंक्लूजन हो गया, बड़ों में तो ये हो रहा है, हम सब में हो रहा है। इसमें किसी का मत अलग है कि ऐसा नहीं हो रहा है? पीछे ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही हम सोचते हैं, ऐसे ही इच्छा हो रही है। बच्चों में कैसे होता है ये सब? तो उसका एक तर्क ये है, छोटे बच्चों को, और दूसरा मतलब तर्क के रूप में ये है कि जीवन जो है वो सभी में एक जैसा समान है या अलग अलग है? समान है, सभी मानव में, सभी आयु में, है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप बच्चा कैसे सोचता है? जैसे बच्चों को आप देखोगे, उसको कुछ खाना है, आप उसको नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? वो अपनी अस्वीकृति को व्यक्त करेगा कि मुझे स्वीकार नहीं है, आप मुझे दे नहीं रहे हो, मुझे वो चाहिए। अब किसको चाहिए? है? जीवन को चाहिए। उसने तय किया कि मुझे ये खाना है, यही खाना है, जिसको हम बोलते हैं हठ हो गया बच्चों में, है ना। जैसे अभी आपने कहा कि आवेश कहाँ है, आवेश है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे हठ है वृत्ति में। तो ये जो जिद है, जो हठ है, उसको यही खाना है, उसके अंदर कोई विचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जैसे आप उसको दोगे तो बोले नहीं मुझे मम्मी से खाना है, वो भी चुनाव है। तो चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चे में? उसको रुचि के अनुसार वही खाना है। आप उसको तीखा दोगे, नहीं मुझे मीठा ही खाना है, और मीठे में मुझे लड्डू ही खाना है, वो लड्डू भी इस शेप में ही खाना है, ऐसे नहीं चलेगा ना। हमारा बेटा है, उसको हम कभी कभी ऐसे छोटा सा बेटा होता है, एकदम छोटा, जो बोल भी नहीं पाता, वो भी, लेकिन उसको आप अगर मीठा खिलाते तो वो खा लेता है, तीखा खिला तो फू करके बाहर निकाल देता है, तब से दिखता है। जिसमें अभी भाषा भी नहीं आई है, उसमें भी ये स्वीकृतियां हैं, अस्वीकृतियां हैं। तो जीवन तो है, ये तो समझ में आता है,
उसमें आस्वादन भी कहीं ना कहीं बना हुआ है, चुनाव भी है। वो प्रिय को भी पहचानता है, अप्रिय को भी पहचानता है। उसको कड़वा दोगे वो थूक देगा, मीठा दोगे तो खा लेगा। तो उसमें ये भी चल रहा है तुलन, और विश्लेषण भी करता है। वो जब सबसे छोटा होता था हमको समझ में नहीं आता, थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप देखिए ना 2 साल का हो जाता है या 2.5 साल का होता है, उसमें विश्लेषण भी होता है कि मुझे पानी पीना है तो पहले मुझे प्लेटफॉर्म पे चढ़ना पड़ेगा। तो टेबल लाता है अपने आप ही, वो ऊपर चढ़ता है, चालू करता है, उसको बंद करना भी आता है। तो उसमें कब करूंगा, कैसे करूंगा, सब चीज आता है। अभी जैसे हम लोग घर पे कुछ बनाते हैं, है ना, तो उसको पूछते हैं तो बोलते हैं चाय बनाना है, पहले वो पतीली लेनी पड़ेगी, उसमें पानी डालना पड़ेगा, गैस ऑन करना पड़ेगा, उसमें ये डालना पड़ेगा, फिर ये डालना पड़ेगा, सब बोलता है। तो प्रक्रिया भी उसको पता है ना। तो ऑब्जर्व तो पहले भी कर रहा था, भाषा अब आ गई, वस्तु के रूप में उसको पता है कि क्या क्या हो रहा है। तो विश्लेषण भी हो रहा है, चित्रण भी हो रहा है, उसको चित्र ग्रहण बहुत हो रहे हैं। उसको बोलेंगे कि भी ट्रेन में गए थे तो झुकझुक गाड़ी में गए थे, वहां पे वो काका थे, वो चित्र ग्रहण हो रहा है। और वो वही सिमिलर चीजें जब देखता है उसमें वो रिफ्लेक्ट होता है, अच्छा ये वो चित्रण से मिल रहा है। तो ये भी है। तो छोटे बच्चों में भी या बड़ों में भी, जहां पे भी मानव है, जीवन है, वहां ये सारी क्रियाएं हो रही है। उसमें मानव के शरीर में कुछ ऐसे अंग हो सकते हैं जो नहीं है, जैसे मैंने बताया कि किडनी नहीं हो सकती, फिर भी जीवन में तो ये सारी, यानी शरीर की जो भी क्षमता है उसका और जीवन की क्षमता, ये दोनों भिन्न है। शरीर की क्षमता जो है वो हो सकती है हम सब में भिन्न हो। आप 50 किलो वजन उठा सकते हैं, मैं 30 किलो उठा सकता हूं। जीवन की जो क्षमता है, ये सारी क्रियाएं जो है वो अक्षय है, जिसका कभी क्षय नहीं होता और सभी में चलती है समान रूप से। समान, जिसको हम कह रहे हैं कि जीवन की जो समानता है, उसी के रूप में हम सभी में समानता को पहचान पाएंगे, शरीर में कभी नहीं हो पाएगा। जैसे आज तक मानव जाति ने क्या किया, शरीर के आधार पर समानता को पहचानने गए। जैसे सबसे बड़े झगड़े ये है ना, ये वंश के लोग जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, ये वंश के जो लोग हैं कम शक्तिशाली है। हम विवाह भी करते तो इस वंश से करना है, इस वंश से नहीं करना है, ये इस वंश से करना है, इस वंश से नहीं करना है। किसके आधार पर? शरीर के आधार पर कि जीवन के आधार पर? शरीर के आधार पर हम चुनाव करते हैं ना। तो हम समानता वहां ढूंढने गए कि जहां पे समानता है नहीं या कभी हो नहीं सकती। कभी भी, जैसे भी एक प्रांत के लोग हैं, इनकी हाइट हमेशा कम ही रहेगी, एक प्रांत के लोग हैं, इनकी हाइट हमेशा ज्यादा ही होती है। अब हम ऐसा बोले ज्यादा हाइट वाला श्रेष्ठ है, किस अर्थ में श्रेष्ठ है? कहीं से सामान उतार देगा उतना ही है ना। पर मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पे झुक झुक के जाना पड़ता है तो वो आदमी नहीं चल पाएगा। तो श्रेष्ठता हम वहां ढूंढने गए जहां पे श्रेष्ठता है ही नहीं, या सीमित अर्थ में है। श्रेष्ठता जहां पे है, या जिसको हम कह रहे हैं कि जहां पे समानता हो सकती है सभी मानवों में, उस चीज को पहचानना छूट गया। हम लोग जहां पे एक हो सकते हैं, उस चीज को पहचानने की जगह पे जहां पे हमारी विविधता है, अनेक है, उनको हम पहचानने गए। जैसे हम लोग एक भाषा का प्रयोग करते हैं, विविधता में एकता, है ना। विविधता में एकता, तो यहाँ विविध चीजें क्या है, या परिवर्तनशील चीज कौन सी? तो ये सारी परिवर्तनशील चीजें हैं। जीवन में भी ये सारी परिवर्तनशील चीजों की पहचान यहीं पे होती है। हमको क्या पहचानना है? जो परिवर्तनशील नहीं है, जो निरंतर है, जो सब समय एक सा है, जो सब मानव में एक सा है। यदि हम वो एक को पहचान पाते हैं तभी हम अखंड समाज की बात कर सकते हैं, नहीं तो खंड खंड में बटे रहेंगे। सर, तो जो बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, चिल्ड्रन, जीवन बच्चों में भी है, पर क्या उनको भी ये से हम तृप्त होना चाहते हैं, ऐसा टाइप का सोच, वो काइंड ऑफ कब से वो शुरू होता है? हाँ, ऐसा, या वो मतलब बहुत छोटे बच्चे देखते हैं तो वो अपने आप में खुश होते हैं, यू नो, उनको तृप्ति रहती है, ऐसा मुझे लगता है बहुत छोटे बच्चों। बट दैट्स आफ्टर सर्टेन एज, दैट्स व्हेन ऑल द कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल दैट स्टार्ट्स। मुझे उसमें, हाँ, वही एक्चुअली जो बात हुई उसमें जोड़ना था, जो शायद आपको फिर यही भी होगा एड्रेस, कि जीवन में तो भेद नहीं है, ये तो स्पष्ट हो गया। तो फिर भेद कहाँ है ना? तो भेद ये है कि कोई भी मानव का बच्चा जो है, उसका जीवन शरीर को चलाना शुरू करता है और वो शरीर को ठीक से चला पाता है, इसमें एक गैप है। छोटा बच्चा चल नहीं पाता है, वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है।
छोटा बच्चा जो है वो अपने आप से बोल नहीं पाता है, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। तो क्रिया रूप में तो हो ही रहा है, पर हमको दिखेगा कब? जब वो शरीर के साथ व्यक्त होगा तभी हमको दिखेगा, है ना? क्या आपको लगता है छोटा बच्चा सपने देखता है कि नहीं देखता है? देखता है ना। रात को कभी कभी नींद में सोता है, मतलब सोते सोते ही रोता है, कभी हंसता है। तो ये तो चल ही रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो गैप यहां पे है कि शरीर के साथ जो व्यक्त करना है उसमें एक समय लगता है, एक आयु के बाद हम ठीक से व्यक्त हो पाते हैं। तो ये जो अंतर्द्वंद्व भी है, ये हम भाषा के रूप में तभी व्यक्त कर पाएंगे जब हम में वो क्षमता आ गई कि हम अपने विचार को ठीक से रख पाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतर्द्वंद्व या ये जो मुझे ये कहना है कि ये जो क्रिया है वो तो निरंतर हो रही है। अब मुद्दा आया कि इसमें जो मान्यता वाला पार्ट है वो समाज से इनपुट से आता है। बहुत सारी चीजें वो छोटा बच्चा अपने से लेके नहीं आता, बहुत सारी मान्यताएं जो है वो अभी प्रचलित समाज के आधार पे हम में ऐड होती रहती है। वो कब ऐड होगी वो डिपेंड होता है ना। वो छोटे बच्चे को भी आप जो बताते रहते हो वो स्टोर होता रहता है, कभी ना कभी वो एक्टिवेट होता है, या हमको पता चलता है कि वो एक्टिवेट हो गया। जैसे बहुत छोटा बच्चा है, हम बहुत छोटे बच्चा अगर लड़का है तो बोल देते हैं कि अब तो लड़कियों क्यों रो रहे हो लड़कियों जैसे, बस हो गया। अभी ये तो एक बहुत छोटा सा चीज था, वो कहां तक पहुंचेगा ये हम तब पहचान पाएंगे जब वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तब वो पहचानेगा कि मैं लड़का और लड़की का भेद, जबकि ये लड़का और लड़की का भेद तो शरीर का भेद है, जीवन में तो कोई भेद ही नहीं है ना। तो उसको व्यक्त करने के लिए जैसे क्रोध या ये जो भी आवेश है, उस तरीके से रोना भी एक आवेश ही है, अपनी अक्षमता को ही प्रदर्शित कर। तो एक तरीके से देखेंगे तो ये मान्यताएं जो है वो धीरे धीरे ऐड ऑन होती है। तो जितना आप बड़े होते जाते हो, ऐड क्या हो रहा है? मान्यता ऐड हो रही है, और इंद्रियों से जो इनपुट आ रहे हैं उसकी स्मृतियां धीरे धीरे बन रही है। तो एक बच्चा पहली बार जब गुलाब जामुन चखता है तो उसकी स्मृति बनती है, फिर वो नेक्स्ट टाइम उसको याद करता है। तो इस तरीके से ये चित्रण का जो मेमोरी है वो बनता जाता है कुछ चीजों का। तो मैम ये जो स्पेशली जीवन क्रिया में चित्रण देखें, हाँ, और मन के आवेशों की बात करें, हाँ, तो क्या ये जन्म से पहले भी या गर्भ के अंदर भी होती है या फिर वो पैदा होने के बाद ही जमा होती है? हाँ, अभी इसमें वही है, अभी ये शांति से सोचने का मुद्दा है कि जीवन जो है शरीर को कब से चलाना शुरू करता है, तब से ही आएगा, है ना। एक शरीर जब मां के गर्भ में बनता है, कौन से समय से जीवन उसको संचालित करता है? क्योंकि ये सभी जीवन क्रियाएं जो है वो तभी हो पाएगी जब जीवन उसको चला रहा है ना। तो उसमें कुछ चीजें, जैसे ये जो चखने वाला पार्ट है, ये जो इंद्रियों का इनपुट है, वो कहां से आएगा? उसमें से जो देखने का है ना, दृष्टि वाला, ये तो गर्भ में नहीं हो पाएगा, है ना। रस वाला जो है वो नहीं हो पाएगा, पर सुनना गर्भ में भी होता है। इसीलिए हम लोग बहुत सारा ना, इसीलिए गर्भ संस्कार की भी बात होती ही है। वही अच्छा सुनाना है, क्यों अच्छा सुनाना है? पहले से एक्टिव हो जाती है वो मां के मन के आवेश हैं, जो क्रोध, जैसे हम बोलते हैं ना, बेसिक नेचर ही, मतलब कुछ बच्चे, हाँ, वो रहता ही है, वो रहता है। अभी वही मैं इसीलिए आ रही हूँ कि अभी हम लोग जब जीवन की जो बात कर रहे हैं उसमें जीवन अगर निरंतर है और जीवन हमेशा बना हुआ है, तो अगर शरीर नया है तो जीवन तो पहले से है ना। तो शरीर यात्रा नहीं है, जीवन में कुछ प्रवृत्तियां जो है वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होगी कि नहीं होगी। तो ये प्रवृत्तियां फिर हमको बच्चों में भी दिखती है, वो उस जीवन की प्रवृत्ति है। कोई गुस्सेल हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो ही सकती है उसमें। तो जब हम ये देख पाते हैं कि जीवन निरंतर है और शरीर यात्रा बदलती रहती है, तो उसकी प्रवृत्तियां जो है वो जीवन में बनी रहती है, और वो शरीर, जब शरीर उस अनुकूल होता है तब वो व्यक्त होता है, उतना ही है।
ऐसा समझ में आता है। तो बेसिकली अभी हमने तो ये वाला जो मुद्दा है कि गठन, क्योंकि ये निरंतर वस्तु है और अभी हम मतलब इस पे बात खुली गई, तो क्योंकि ये जीवन जो हम कहते हैं कि मृत्यु जो है वो किसकी हुई, फिर शरीर की हुई, जीवन की तो मृत्यु नहीं हुई। तो ये हमारी जो जागृति है या समझ है, इसकी मतलब ये भी निरंतर बनी रहेगी हमारे साथ। तो इसीलिए निरंतर चीजों का जो हमारा आस्वादन है वो निरंतर बना रहता है ना। उसमें फिर कोई खंड नहीं है। बेसिकली जो खंड है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो सुख है वही खंडित है, क्योंकि शरीर भी खुद खंडित ही है, वो भी होगा और उसका विरचना भी होगा, है ना। अभी एक जैसे शरीर जब बच्चा होता है तब भी वो कुछ चीजें नहीं कर पाता है, तो उसका आस्वादन नहीं कर पाता है। जैसे वो बूढ़ा होता है तो भी उसकी इच्छाएं होती है पर वो नहीं कर पाता है। तो इच्छा हो रही है पर शरीर के साथ वो व्यक्त नहीं हो रहा। तो गैप कहाँ हुई? गैप जीवन में नहीं हुई, गैप तो सिर्फ शरीर के क्रियाकलाप में हुई, उसकी अक्षमता में हुई। ठीक, ये जोड़ना था इसमें। कैसे करें? न्याय वाला। तो अभी जो भी हमने अभी तक की बात की, अभी तक जो भी चर्चा की, हमने क्रिया के रूप में पहचानने की कोशिश की। इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं कि जीवन है। आप अपने अंदर इसको पहचान सकते हो कि जीवन है कि नहीं है। क्या लगता है, क्रिया के रूप में आपको समझ में आता है कि ये सारी क्रियाएं हो रही है आपके अंदर? आप कोई ना कोई चुनाव कर ही रहे हो, आप कोई ना कोई तुलना कर ही रहे हो। तुलना के आधार भी जो है वो भी यही है, उसके जो दृष्टिकोण है वो ये 3 दृष्टिकोण से आप तुलना कर रहे हो। ये भी हमने बात की कि ये जो चित्रण, तुलन, विश्लेषण, आस्वादन, ये जो 5 क्रियाओं के नाम दिए हमने, वास्तविकता के रूप में हम में क्रिया के रूप में हो ही रहा है। हम उसको पहचान रहे हैं कि इस रूप में ये क्रियाएं हो रही है। उसका आधार ये है कि ये सारी क्रियाएं जो है वो जो आधार से हो रही है वो या तो इंद्रिय से आ रहा है या मान्यता से आ रहा है। सारी इच्छाएं जो हो रही है वो या तो मान्यता से हो रही है या हमारे इंद्रियों से हो रही है, और ये दोनों परिवर्तनशील है। मान्यता का अर्थ ही कल जाके बदल सकती है। हमारी आज मान्यता है कि ज्यादा पैसा कमाना ठीक है, कल जाके बदल सकती कि बिल्कुल नहीं कमाना। तो जैसे ही हमारी मान्यता बदल गई, हमारा जीवन का पूरा जो दिशा है वो बदल जाता है। तो मान्यताएं परिवर्तनशील है, इंद्रिया भी परिवर्तनशील है। जो चीज हमको कल अच्छी लगती थी आज अच्छी नहीं लगती। तो इन आधारों के, ये जो परिवर्तनशील जो वस्तुएं हैं उनके आधार पे हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं भी परिवर्तनशील इच्छाएं होगी या स्थायी होगी? परिवर्तनशील इच्छाएं हैं। यदि परिवर्तनशील इच्छाएं हैं तो उससे हम सुखी भी होंगे, दुखी भी होंगे। उसमें हम अपने व्यक्तिगत रूप में बात करेंगे तो हमारी इच्छाएं भी बदलती रहती है। वैसे ही जिनके साथ हम लोग रह रहे हैं उनकी भी इच्छाएं ऐसे ही बदलेगी। तो कल जिसको कुछ अच्छी चीज लगती होगी कल नहीं लगती होगी। तो हम निर्णय एक कैसे कर पाएंगे, या हम समानता किसमें ढूंढ पाएंगे, है ना। तो अभी तक हमने जो बात की, 4.5 क्रिया की बात की, उसी को हमने कहा कि इसी में हम लोग जी रहे हैं। मानव समाज की जो बात की, और ऐसे जो मानव जी रहा है उसको हमने एक नाम दिया, भ्रमित मानव। इसी को ही अजागृत मानव भी कहा। इसी को कहा अजागृत मानव। उसी को हम नाम दे सकते हैं कि जीव चेतना, है ना। आगे उसकी बात करेंगे। कल हमने बात की थी कि शिक्षा पूर्वक हम व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं, और इस शिक्षा का एक नाम दिया था हमने, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। उसमें जो चेतना है, जहां पे विकास होना है, वही जीवन है ना। और ये जो जीना है, ये इसको हम कह रहे हैं जीव चेतना। हमको पहुंचना कहाँ है? कौन सी चेतना में पहुंचना है? मानव चेतना। मानव चेतना। सारी शिक्षा इसीलिए है कि हम जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित, गुणात्मक परिवर्तन, परिमार्जन हमारा हो जाए। शिक्षा का उद्देश्य इतना ही है, चेतना का विकास हो जाए, है ना, मूल्यों का स्थापन हो जाए। उसी का नाम है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। उसी अर्थ में शिक्षा है।
तो चेतना में परिवर्तन कैसे होगा, जीव चेतना से मानव चेतना में यात्रा कैसे होगी, उसके लिए आगे की जो क्रियाएं हैं जो निरंतर है, जिसके आधार पे हम स्थायी या निरंतर सुख को पहचान सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी क्रियाएं कौन सी है। टोटल हमने 10 क्रिया की बात की थी, इसमें से 4.5 क्रिया की बात की है, बाकी कितनी बची बताएगा कोई आप में से, आप सब में से कितनी बची? 10 में से 4.5 क्रिया की बात की, बाकी कितनी बची है? 5.5। तो 5.5 क्रिया जो है वही आधार है जिसके आधार पे 10 क्रियाओं जीवन की पूरी हो जाती है, जिसके आधार पे जीवन पूरा होता है। यदि इसके आधार पे हम जीने जाते हैं तो हमेशा हम सुखी होंगे या दुखी होंगे? यदि सिर्फ इसके आधार पे हम जीना चाहते हैं तो सुख और दुख, हमेशा सुखी होंगे या सुख और दुख बना रहेगा? बना रहेगा, कभी सुखी होंगे कभी दुखी होंगे। कोई इच्छा हमने बना ली जो पूरी होगी तो सुखी होंगे, कोई इच्छा जो हमने बनाई जो पूरी नहीं हुई तो हम दुखी होंगे। तो इस आधार पे जब हम जीने जाते हैं तभी हमारे सुख की निरंतरता नहीं हो पाती। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते क्या हैं? सुख की निरंतरता चाहते हैं या नहीं चाहते? कितना सुख चाहिए? 1 घंटा मिलेगा चलेगा, बाकी 23 घंटा नहीं। या मान लो 24 घंटे में से 23 घंटा सुख मिल गया, 1 घंटा नहीं मिलेगा। हमको निरंतर चाहिए, इसीलिए निरंतर सुख का जो स्रोत है, उसका जो सोर्स है, उसको भी पहचानना पड़ेगा। उसको जब हम पहचानेंगे, आगे बात करेंगे, तब जाकर हम लोग जीवन की 10 क्रियाओं को समझ पाएंगे, तब हमको जीवन पूरा समझ में आएगा। ठीक है? तभी जब हम अभी इसमें जी रहे हैं और अभी जो बात हुई, हमको निरंतर सुखी होना है, इसमें हो नहीं पा रहे, तभी हम उन्माद में लगे हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। एक टीवी का रिमोट लेते हैं तो शांति से एक चैनल भी नहीं देख पाते, 10 बार उसको हम पलटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम निरंतर सुख की अपेक्षा में उसको बदलते हैं, कोशिश करते हैं उससे हो जाए, पर उसमें भी गैप बने ही रहते हैं और हम सभी उसको देख ही सकते हैं। तो जीव चेतना यही हुआ कि मानव होते हुए जीव सदृश जीना, जानवरों जैसे जीना। जैसे गाय जीता है, घोड़ा जीता है, हम वैसे जी रहे है ना। मानव होते हुए अपने आप को शरीर मानते हुए जीना, यही हुआ जीव चेतना। जैसे चार विषयों की बात करेंगे, है ना। जैसे एक विषय है आहार, वही लिख रहे थे। हाँ, खाना पीना, शरीर को खाना पीना देना। पशु करते हैं कि नहीं करते? गाय घोड़े जानवर खिलाते पिलाते हैं अपने को, नहीं खिलाते पिलाते, है ना। सोते हैं कि नहीं सोते? वो निद्रा करते कि नहीं करते? उनमें भय होता है कि नहीं होता है कि अरे यहां जाएंगे तो गिर जाएंगे, उतना होता है कि नहीं होता है? वो अपने जैसे दूसरी गाय के बछड़े और जो भी उसके जो संतति है, हाथी है तो हाथी का बच्चा, उसको बनाए रखते कि नहीं बनाए रखते, जिसको हम वंश कहते हैं। 4 चीजें वो करते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये उसमें होता है कि नहीं होता है? पशु में होता है कि नहीं होता है? हम भी क्या इतना ही कर रहे हैं? हमारा भी पूरा कार्यक्रम जो है इसी को पूरा करने के अर्थ में लगा रहता है। एक चीज है जो पशुओं में नहीं हो सकती कभी भी, वो है शिक्षा। मानव में वो ब्यूटी है, वो खूबसूरती के शिक्षा पूर्वक मानव का आचरण जो है वो व्यवस्थित हो सकता है। गाय का आचरण जो है, वो गाय बच्चा होता है तब से लेकर के बड़ा होता है तब तक उसका आचरण नहीं बदलता, पर मानव का आचरण बदलता है। कैसे बदलता है? शिक्षा पूर्वक। छोटे बच्चे को भी शरीर को कैसे अच्छे से रखना है, उसका पोषण कैसे करना है, वहां से शिक्षा शुरू होती है। तब से लेकर के वो मानव कैसे बने, यहां तक शिक्षा का पूरा रेंज है। यही भेद है जीव जानवर और मानव में। तो इसीलिए जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित होना, यही शिक्षा का लक्ष्य है। सारी शिक्षा इसीलिए है कि चेतना में विकास हो जाए, जीव चेतना में से मानव चेतना में कैसे हम परिवर्तित हो जाए, इसीलिए सारी शिक्षा का कार्यक्रम है। अभी की शिक्षा में ऐसा कोई कार्यक्रम है क्या? आप सभी अभी की शिक्षा से गुजर रहे हैं, गुजरे हुए हैं,
आपको क्या लगता है, आप भी की शिक्षा में कोई ऐसा प्रावधान है कि हम मानव बनकर कैसे जी पाए, हम डॉक्टर कैसे बन जाए, अच्छे इंजीनियर कैसे बन जाए, इसकी सारी कोर्स किताबें सब है, उसका प्रावधान भी है, उसकी एक्टिविटी भी हो रही, सब हो रही, पर हम मानव के रूप में कैसे जी पाए, उसके लिए शिक्षा में कौन सा कार्यक्रम है? तो इसीलिए शिक्षा में परिवर्तन, शिक्षा में चेतना का विकास होना, ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। क्यों है? क्योंकि उसी शिक्षा को पाकर हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं पा सकते। तो इसीलिए शिक्षा का मानवीयकरण हो जाए, शिक्षा का मानवीयकरण हो जाए। शिक्षा का टेक्निकलीकरण तो हो चुका है ना, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे बहुत सारा काम हो गया। अभी ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन जिसको हम करें, शिक्षा का मानवीयकरण कैसे हो, वो इस विधि से हो सकता है। तो इस पे आगे हम और बात करेंगे अगले सेशन में, है ना। बढ़िया, अभी कुछ लोग आए हैं, उनका परिचय कर लेते हैं 2 मिनट में। चेतना बेन, जगदीश काका, आप अपना परिचय, माइक दे दीजिए उनको। નમસ્તે બધાને. हाँ, હાલો, નમસ્તે. મારું નામ જગદીશભાઈ પટેલ, અહીંયા અમદાવાદ સાયન્સ સિટી રહું છું અને વિદ્યાનો પરિચય 1.5 વર્ષથી છે અને એના અભ્યાસ કરવાથી અને એ જે અભ્યાસ આપણે જે સમજમાં આવે છે એને જીવવામાં લાવવાથી જે ભાઈ નિરંતર સુખની વાત કરે છે એનો અહેસાસ થયા જાય છે અને એ અહેસાસ થાય છે એટલે વિશ્વાસ છે કે ના ભાઈ આ માર્ગમાં આગળ વધીશું તો નિરંતર સુખ સુધી આપણે પહોંચી શકવાના છીએ. નમસ્તે બધાને. बढ़िया. નમસ્તે બધાને, મારું નામ ચેતના છે અને અમે રાજકોટથી આવીએ છીએ. અહીંયા આનંદ નિકેતનના જે ટીચર્સ છે એ લોકોની પરિચય શિબિર થઈ ગઈ છે આ કન્ટેન્ટને લઈને, એને જ આગળ સમજાવવા માટે અને એ લોકોના જે ડાઉટ્સ હોય એ ક્લિયર કરાવવા માટે એવરી સેટરડે અમે લોકો રાજકોટથી આવીએ છીએ. बढ़िया. जय भाई. जी नमस्ते बधाई ने. माई सेल्फ जय पटेल एंड 2015 થી આ કન્ટેન્ટને સમજવાની જર્નીમાં લાગ્યા છે અને હું અને ચેતનાબેન સાથે જ રાજકોટથી આવ્યા છે એવરી સેટરડેના બધાય સાથે ડિસ્કશન કરવા માટે. અને આજે એવું હતું કે ટાઈમ 12 વાગ્યાથી છે. अच्छा, પણ જલ્દીથી જઈએ તો થોડો સમય मेरे साथ बेसा है. हाँ, बहुत सुंदर. थैंक यू. नमस्ते. और कोई जो पीछे, यश भाई, नियति बहन. हाँ. नमस्ते. माइक. हाँ, मैं पिछले 2-3 साल से जीवन विद्या समझने में लगा हुआ हूँ और मैं और मेरी पत्नी दोनों साथ में इस कंटेंट को समझने में लगे हुए हैं. और बढ़िया. नियति बहन. नमस्ते सभी को, मेरा नाम नियति है और अभी पिछले थोड़े समय से शिविर किए हैं और साथ में अध्ययन का थोड़ा बहुत चल रहा है और आगे समझने में कंटिन्यू किया है, अभी कर रहे हैं. बढ़िया. थैंक यू. हो गया उनका परिचय. हाँ, बताइए. नमस्ते, मेरा नाम कमलेश भाई है. हाँ. मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ. वे मेरे फ्रेंड से वो लिंक मिला था. हाँ. तो मैंने अटेंड करने सोचा है अभी. बढ़िया. ठीक है, अभी तक जो भी बातचीत हुई उस पर और सोचे हम लोग, चाय पीते पीते हमारे अंदर कौन सा आस्वादन हो रहा है, कौन सा प्रिय वाला हो रहा है ना, उसको हम जांच पाएंगे. तो ये निरंतर चलने वाली काम है. इसका होमवर्क जो है ना वो 24 घंटे है और सभी लोग कर सकते हैं. तो आप सोचिए आराम से. हम मिलते हैं 11:30 बजे. धन्यवाद.